Okay, we are discussing the topic of basis period, also known as self assessment. अच्छा, अब ये जो self assessment का process है, this will only run for traders. ठीक है, it has no connection with employment income. ठीक है. अच्छा, अब क्या होता है कि जो ट्रेडर का प्रॉफिट होता है उसको हम फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने खुद डिसाइड करा हुआ था. ठीक है. अच्छा, अब मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 12 मंथ्स का हो सकता है. ठीक है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा का भी हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है. अच्छा, अब जो 12 मंथ्स है ना आपके, वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं. वो लेट से जनवरी टू दिसंबर है. ठीक है, या जुलाई से जून तक है, अक्टूबर से सितंबर तक है. ठीक है, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है. ठीक है, तो ट्रेडर खुद डिसाइड करेगा कि उसका फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा. दैट इज देयर ओन डिसीजन. अच्छा, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपका जो अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ 12 मंथ्स. अब इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा. ठीक है. अच्छा, अब क्या होता है कि जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट तो हम फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, लेकिन टैक्स जो पे करते हैं दैट इज पेड अकॉर्डिंग टू द टैक्स ईयर. ठीक है. अच्छा, अब लेट सपोज मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1st जनवरी 19 till 31st दिसंबर 19. ठीक है. तो अब जो मेरा फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट है, ठीक है, तो लेट सपोज ट्रेडर जो है उसी पे टैक्स पे करना चाह रहे हैं HMRC को. ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट. आपका जो प्रॉफिट आ रहा है ना फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली, उस पर तो हम टैक्स पे ही नहीं कर सकते हैं. टैक्स तो हमेशा टैक्स ईयर के अकॉर्डिंगली पे होता है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू HMRC ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर है ना, इसके अंदर 2 टैक्स ईयर फॉल करेंगे. सही है, जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है इसके अंदर कितने टैक्स ईयर फॉल करेंगे? 2. जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं दैट इज जनवरी, फेब्रुअरी एंड मार्च, वो कौन से टैक्स ईयर के अंदर फॉल करेंगे? दैट विल फॉल इन द टैक्स ईयर ऑफ 18-19, राइट. दैट विल फॉल इन द टैक्स ईयर ऑफ 18-19. वाइल आपके जो 9 मंथ्स है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टिल दिसंबर, जो 9 मंथ्स है ना वो कौन से टैक्स ईयर में फॉल करेंगे? इन द टैक्स ईयर ऑफ 19-20. ठीक है. सो इट मीन्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन HMRC के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 टैक्स ईयर है, राइट. ठीक है, एक तो फर्स्ट जो 3 मंथ्स है वो कौन से टैक्स ईयर में फॉल कर रहे हैं? 18-19 में. और जो आखिर के 9 मंथ्स है वो कौन से टैक्स ईयर में फॉल कर रहे हैं? 19-20 में. ठीक है. सो ऑब्वियसली जो आपका पर्सनल अलाउंस है और टैक्स रेट है 18-19 के, वो डिफरेंट होंगे. हर साल चेंज होता रहता है ना टैक्स रेट और आपके जो पर्सनल अलाउंस है वो. ठीक है. और जो 19-20 का पर्सनल अलाउंस है और टैक्स रेट है वो भी डिफरेंट होंगे. सो द पॉइंट इज कि HMRC आपसे कहेगा कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है ना उसमें 2 टैक्स ईयर फॉल कर रहे हैं, तो आप अपने प्रॉफिट को पहले प्रोरेट कर लें. ठीक है. दैट इज आप अपने 3 मंथ्स के प्रॉफिट को सेपरेट करें और जो 9 मंथ्स का प्रॉफिट है उसको सेपरेट कर दें. ठीक है. और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप हमें टैक्स पे कर दें, क्योंकि टैक्स तो आपको टैक्स ईयर के अकॉर्डिंगली पे करना है, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली तो पे करना ही नहीं है. अच्छा, अब ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, राइट. ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये तो हर बार होगा जब आप टैक्स पे करने जाएंगे. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर तो मैं सिर्फ एक ट्रेडर की बात कर रही हूँ. जस्ट इमेजिन एक और सेकंड ट्रेडर आता है, उसका फाइनेंशियल ईयर ऑब्वियसली डिफरेंट होगा. आपका तो जैन से स्टार्ट हो रहा है ना, उसका मे बी कहीं और से स्टार्ट हो रहा हो. क्योंकि मैंने कहा था ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है. तो मे बी जो सेकंड ट्रेडर आ रहा है उसका फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट हो, सो अगेन इट विल कॉस्ट प्रॉब्लम. ठीक है. अब लेट सपोज थर्ड ट्रेडर आ गया, उसका फाइनेंशियल ईयर भी डिफरेंट है. ठीक है. सो डोंट यू थिंक दैट दिस विल बिकम अ लॉन्ग प्रोसेस फॉर HMRC कि वो हर किसी के फाइनेंशियल ईयर को देखे पहले. ठीक है. फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है उसके प्रॉफिट को प्रोरेट कर दे अकॉर्डिंग टू द टैक्स ईयर. उनके लिए तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा. ठीक है. और ये ऑब्वियसली एक ऑन गोइंग प्रोसेस है. अच्छा, अब जाहिर है काफ़ी बड़ा मसला आ गया ये. अच्छा, अब ट्रेडर जो है वो अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसकी बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है.
ठीक है, अपने बिजनेस के हिसाब से उसने फाइनेंशियल ईयर रखा हुआ है ना, तो वो तो फाइनेंशियल ईयर चेंज ही नहीं कर सकता है। अच्छा, अब टैक्स ईयर भी चेंज नहीं हो सकता है, बिकॉज दैट इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू यूके। ठीक है, तो वो किसी ट्रेडर की वजह से चेंज नहीं हो सकता है। सो द पॉइंट इज कि फाइनेंशियल ईयर जो है दैट विल रिमेन द सेम, नो चेंज इज पॉसिबल। अच्छा, जो टैक्स ईयर है दैट विल आल्सो रिमेन द सेम, नो चेंज इज पॉसिबल। ठीक है, लेकिन टैक्स भी तो पे करना है ना। ठीक है, टैक्स भी तो पे करना है। तो अब यहाँ पर क्या होता है वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर HMRC जो है वो एक प्रोसेस रन करेगा आपके बिजनेस पे। ठीक है, आपके बिजनेस का जो फर्स्ट ईयर ट्रेडिंग होगा ना, पहला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उस पे ये प्रोसेस को रन करेगा। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग, उसमें ये प्रोसेस रन करेगा। अब उस प्रोसेस की वजह से क्या होगा, उस प्रोसेस की वजह से आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं होगा, टैक्स ईयर भी चेंज नहीं होगा, लेकिन उस प्रोसेस की वजह से जो टैक्स ईयर है और फाइनेंशियल ईयर है उसको हम बराबर कर देंगे किसी तरह से। ठीक है, वो आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं कर रहे ना टैक्स ईयर चेंज कर रहे हैं, बस वो एक प्रोसेस रन करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर वो बराबर कर देंगे। और ये जो प्रोसेस होता है दिस विल ओनली रन ऑन बिजनेस फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, पहले फाइनेंशियल ईयर में ही रन होगा सिर्फ। सो इट मीन्स जो आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग होगा सिर्फ उसी में ये प्रोसेस रन होगा। ठीक है, तो जब बिजनेस का फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग होगा सो यू विल गो टू HMRC, आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट उनको दिखाएंगे और HMRC जो है वो एक प्रोसेस रन करेगा। उस प्रोसेस से बस सिंपली एक चीज हो जाएगी कि टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर बराबर हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अब इस जो भी ये पूरा प्रोसेस है इसको हम सेल्फ असेसमेंट कहते हैं, ऑल्सो नोन एज बेसिस पीरियड। ठीक है, सो विदाउट चेंजिंग द टैक्स ईयर एंड विदाउट चेंजिंग द फाइनेंशियल ईयर, वो इस प्रोसेस से क्या करेंगे, टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर को बराबर कर देंगे। कैसे करेंगे वो सीखना है हमें। ठीक है, ओके, तो इससे बेसिकली क्या होगा कि हर साल जाके उनको बेसिकली प्रोरेट नहीं करना पड़ेगा। इससे HMRC का काफ़ी वर्कलोड जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, अब जो सेल्फ असेसमेंट है दिस विल रन फॉर 3 टाइम्स, 3 बार रन होता है ये प्रोसेस जो है, दैट इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टिल द एंडिंग टाइम। ठीक है, 3 बार कब कब रन होगा, एक तो स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, देन क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस, देन चेंज ऑफ अकाउंटिंग डेट। ठीक है, चेंज ऑफ अकाउंटिंग डेट। अच्छा, अब जो स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस एंड क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस में जो आपका सेल्फ असेसमेंट का प्रोसेस है ना, दिस विल रन कंपल्सरी। यहाँ पर तो कंपल्सरी आपको सेल्फ असेसमेंट का प्रोसेस रन करना ही करना है। ठीक है, लेकिन ये जो चेंज ऑफ अकाउंटिंग डेट है ना, दिस इज बेसिकली ऑप्शनल, दिस विल वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। क्योंकि जब बिजनेस अपनी अकाउंटिंग डेट चेंज करेगा देन ओनली आपको सेल्फ असेसमेंट का प्रोसेस रन करना है, अदरवाइज तो कोई कैरी ही नहीं करना है ना आपको। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी हर बिजनेस अपनी अकाउंटिंग डेट चेंज करे, तो इसलिए मैंने लिखा ये ऑप्शनल है। लेकिन पहले जो दो हैं दैट इज स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस एंड क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस, ये दोनों कंपलसरी, यहाँ पर तो सेल्फ असेसमेंट का प्रोसेस रन होगा ही होगा। अच्छा, अब इनके अंदर जो है कुछ केसेस हैं, स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस के अंदर टोटल 5 केसेस हैं जो हमें वन बाय वन डिस्कस करने हैं, क्लोजिंग के अंदर 2 केसेस हैं और चेंज ऑफ अकाउंटिंग डेट के अंदर भी 2 केसेस हैं। तो टोटल हमारे पास 9 केसेस हैं जो कि हमें कवर करना है। अच्छा, पहले हम स्टार्ट ले रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस से। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस मींस फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, अच्छा, अब ये कंपलसरी नहीं है कि पहला जो फाइनेंशियल ईयर है आपके बिजनेस का वो 12 मंथ्स का हो। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है कि मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का हो। तो इट मीन्स ओनली इन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ बिजनेस यू हैव एन ऑप्शन कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो लेस देन 12 मंथ्स का भी हो सकता है और मोर देन 12 मंथ्स का भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है कि मेरा जो पहला फाइनेंशियल ईयर है वो लेस देन 12 मंथ्स का भी हो सकता है और मोर देन 12 मंथ्स का भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रूल है ये सिर्फ कब अप्लाई होता है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसके बाद फॉलो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फॉलो नहीं होगा। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू रन द प्रोसेस इन द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक और चीज सुन लें, जो मेरा पहला वाला फाइनेंशियल ईयर है ना,
वो मिनिमम 3 मंथ्स का होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 24 मंथ्स तक का हो सकता है। ठीक है, मिनिमम 3 मंथ्स का और मैक्सिमम 24 मंथ्स तक का। ओके, तो ये जो प्रोसेस है दिस विल ओनली रन इन द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, अच्छा लेकिन केस हर ट्रेडर का डिफरेंट होगा। ठीक है, तो HMRC ने इसलिए आपको टोटल 5 केसेस बता दिए। ठीक है, अब आप चेक कर लेंगे कि आप अपने जो ट्रेडर के हिसाब से सबका अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन हमें तो सारे केसेस सीखने हैं। लेट्स से जो पहला वाला ट्रेडर है उसका फाइनेंशियल ईयर वो 12 मंथ्स का है, दूसरा ट्रेडर है उसका फाइनेंशियल ईयर मे बी लेस देन 12 मंथ्स का है। ठीक है, एक्सेट्रा। तो HMRC ने टोटल आपको 5 केसेस बता दिए हैं। ठीक है, तो उन पांचों को केसेस के साथ हमें देखना है किस तरह से डील करना है। अच्छा, वो पांचों केसेस क्या हैं यहाँ पर सब मेंशन है। द फर्स्ट वन इज दैट अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ 12 मंथ्स, पहला केस। सेकेंड केस क्या है, अकाउंटिंग पीरियड इज मोर देन 12 मंथ्स। थर्ड केस क्या है, अकाउंटिंग पीरियड इज लेस देन 12 मंथ्स। अच्छा, देन फोर्थ केस इज अकाउंटिंग पीरियड इज मोर देन 12 months with complete tax year in it. And the last case is accounting period is less than 12 months with no tax year in it. तो वन बाय वन हमें हर सारे केसेस डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो क्लास के अंदर हम सारे केसेस जो है सेपरेटली डील करेंगे, लेकिन पेपर के अंदर इट विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, पेपर के अंदर आपको जज करना पड़ेगा कि एग्जामिनर कौन से केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो केस 2 है दैट इज मेरा अकाउंटिंग पीरियड जो है मोर देन 12 मंथ्स है, और मेरा जो केस 4 है दैट अकाउंटिंग पीरियड इज मोर देन 12 मंथ्स विद अ कंप्लीट टैक्स ईयर इन इट। ये दोनों क्वाइट सिमिलर है, तो एग्जाम के अंदर आपको जज करना आना चाहिए कि वो कौन सा केस पूछ रहा है, केस 2 पूछ रहा है, केस 4 पूछ रहा है। इसी तरह से केस 3 और केस 5 काफी सिमिलर है। केस 3 क्या था, अकाउंटिंग पीरियड इज लेस देन 12 मंथ्स, और केस 5 क्या था, अकाउंटिंग पीरियड इज लेस देन 12 मंथ्स विद नो टैक्स ईयर इन इट। अगेन ये दोनों काफी सिमिलर है, तो अगेन मुझे एग्जाम के ना जज करना आना चाहिए कि कौन सा केस पूछ रहा है। ओके, अच्छा पहले हम केस 1 डिस्कस कर रहे हैं वेयर अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ 12 मंथ्स। तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। So case 1 accounting period is of 12 months. Question number 1. Okay. So it says Mr. A started business on 1st Jan 16 till 31st December 16. अच्छा, ये पहला फाइनेंशियल ईयर है ना आपका, और देख लें पहला फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का ही है। ठीक है, जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर में खत्म हो रहा है, और प्रॉफिट कितना है पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का, 90,000 का। अच्छा, फिर ऑब्वियसली आपका पहला फाइनेंशियल ईयर दिसंबर 16 में कंप्लीट हो रहा है, तो दूसरा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1st जनवरी 17 से टिल 31st दिसंबर 17 प्रॉफिट है 65,000। देन 1st जनवरी 18 टिल 31st दिसंबर 18 प्रॉफिट है 75,000। रिक्वायरमेंट क्या है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट योर असेसेबल प्रॉफिट, ठीक है, एंड ओवरलैपिंग प्रॉफिट। दो चीजें कैलकुलेट करनी है, असेसेबल प्रॉफिट और ओवरलैपिंग प्रॉफिट। तो पहला वाला फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का है, और हमने पढ़ा है कि प्रोसेस जो होता है वो सिर्फ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही रन होता है, क्योंकि फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अब कोई रूल अप्लाई नहीं होते। ठीक है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, आप अपनी नॉर्मल वर्किंग करेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन मुझे दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो असेसेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, ओवरलैपिंग प्रॉफिट। अच्छा, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज असेसेबल प्रॉफिट। तो असेसेबल प्रॉफिट मीन्स योर टैक्सेबल प्रॉफिट। ठीक है, इट मीन्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन विच आई हैव टू पे द टैक्स इन अ टैक्स ईयर। ठीक है, असेसेबल प्रॉफिट क्या होता है आपका, टैक्सेबल प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट की वो अमाउंट है जिसपे आपको टैक्स पे करना है इन अ टैक्स ईयर। Okay, that will be considered as your assessable profit. अच्छा, now I will discuss the meaning of overlapping profit later on. ठीक है, अभी समझ नहीं आएगा, बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जब मैं HMRC के पास जाऊंगी ना, ठीक है, अपने फाइनेंशियल ईयर के साथ, तो वो आपसे कहेंगे कि आपके फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2 टैक्स ईयर फॉल कर रहा है। ठीक है, उनको वो चेक करेंगे ना कि मेरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने टैक्स ईयर फॉल कर रहे हैं।
और मैंने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले फाइनेंशियल ईयर में रन होगा ये प्रोसेस जो है पहले वाले। आज से तो बिल्कुल ही नॉर्मल वर्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसके कुछ स्टेप्स डिस्कस कर रही हूँ। अगर ये स्टेप को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे इसमें कभी मसला नहीं होगा बेसिस पीरियड में, बस स्टेप याद रखना है। ठीक है, अच्छा पहले वाले स्टेप में पता है क्या करेंगे हम, कि आपका जो स्टार्टिंग डेट है ना फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है, वहां से हम फ्रॉम देयर यू विल मूव फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर। ठीक है, स्टार्टिंग डेट से कहाँ तक जाएंगे, टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर जाएंगे। ठीक है, अब जितने भी मंथ्स फॉल कर रहे होंगे ना उस पीरियड में, उस पर आप टैक्स पे कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग डेट से जिस दिन मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वहां से कहाँ तक जाएंगे, पहले वाले टैक्स ईयर तक जाएंगे, जो भी नियरेस्ट टैक्स ईयर होगा उस पर जाएंगे। अब जितने भी मंथ्स फॉल कर रहे होंगे ना उतने मंथ्स के प्रॉफिट पे हम टैक्स पे कर देंगे। दैट इज माई स्टेप नंबर 1। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरा फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी 16 से स्टार्ट हो रहा है। सो आई विल गो टिल द नियरेस्ट टैक्स ईयर। तो यहाँ पर जो मेरा नियरेस्ट टैक्स ईयर होगा वो क्या होगा, योर नियरेस्ट टैक्स ईयर विल बी 5th of April 16, राइट, यही नियरेस्ट है ना। तो 1 जनवरी 16 से जाएंगे टिल 5th of April 16। ठीक है, अब कितने मंथ्स हैं ये, 3 मंथ्स होंगे ना, मार्च तक काउंट करेंगे, 31 मार्च तक। मई के तो जाहिर है 5 दिन है, उनको तो इग्नोर कर देंगे। तो 3 मंथ्स विल फॉल। सो इट मीन्स मुझे सिर्फ 3 महीनों के प्रॉफिट पे टैक्स पे करना है। ये जो 90,000 है ना ये प्रॉफिट आपका, ये तो 12 मंथ्स का प्रॉफिट है, लेकिन मुझे इसमें से सिर्फ 3 मंथ्स के प्रॉफिट पे टैक्स पे करना है। ठीक है, सो 90,000 इंटू 3/12, ये आ जाएगा आपका 22,500। ठीक है, अब ये कौन सा टैक्स ईयर है, देखिए स्टार्ट तो ये 5th अप्रैल 16 पे हो रहा है ना, खत्म होगा 17 में, 6 अप्रैल 17 को। तो कौन सा टैक्स ईयर हो गया है, सॉरी ये जो टैक्स ईयर है एंड हो रहा है 5th अप्रैल 16 पे। ठीक है, तो स्टार्ट कब हुआ होगा, अप्रैल 15 में स्टार्ट हुआ होगा। सो दिस इज द टैक्स ईयर 15/16। तो 15/16 में जो है this is your assessable profit 22,500, this is your assessable profit for 15/16। तो सिर्फ इस प्रॉफिट पे मुझे टैक्स पे करना है, कौन से टैक्स ईयर में, 15/16 में। जो भी 15/16 के रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली इस पे टैक्स पे कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब स्टेप 2 में क्या करेंगे वो ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 2 में HMRC क्या करेगा, वो आपके टैक्स ईयर को और फाइनेंशियल ईयर को बराबर कर देगा। क्या करेगा, टैक्स ईयर को और फाइनेंशियल ईयर को बराबर कर देगा। अच्छा अब इसके लिए कंपलसरी है कि जो मेरा फाइनेंशियल ईयर के मंथ्स है ना वो टैक्स ईयर के मंथ्स के बराबर हो जाए। देखिए टैक्स ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, सो इट मींस मेरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी 12 मंथ्स होने चाहिए। ठीक है, टैक्स ईयर में 12 मंथ्स होते हैं ना, तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी 12 मंथ्स होने चाहिए। बराबर तो इसी तरह से होगा ना, वरना किस तरह से बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो आपके पहला वाला फाइनेंशियल ईयर है ना उसकी लास्ट डेट से हम जाएंगे, यू विल गो बैक टू द प्रीवियस 12 मंथ्स। ठीक है, जो लास्ट डेट है ना यहाँ से जाएंगे, यू विल गो बैक टू द प्रीवियस 12 मंथ्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरी जो फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट है दैट इज 31 दिसंबर 16। ठीक है, यहाँ से हम 12 मंथ्स बैक जाएंगे, 12 मंथ्स बैक यहाँ से, लेकिन पहले वाले फाइनेंशियल ईयर से, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि ये सिर्फ प्रोसेस पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में ही रन हो रहा है। ठीक है, तो पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की जो लास्ट डेट है दैट इज 31 दिसंबर 16, यहाँ से हम 12 मंथ्स बैक जाएंगे। ठीक है, सो 31 दिसंबर 16, यहाँ से हम जाएंगे 12 मंथ्स बैक, कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 1 जनवरी 16 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स HMRC will make decision on the basis of financial year end। यहाँ से ऑनवर्ड्स HMRC जो है वो किस बेसिस पर डिसीजन लेगा, ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर एंड। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो भी आपका टैक्स ईयर फॉल कर रहा होगा ना
उस पे आप टैक्स पे करेंगे। वो आपकी बस क्या करेंगे, आपके जो फाइनेंशियल ईयर की आखिरी डेट है ना, लास्ट डेट है, उसको देखेंगे और उसको देखते हुए डिसाइड कर लेंगे कि ये डेट कौन से वाले टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, और कहेंगे कि आप उस टैक्स ईयर के अकॉर्डिंगली हमें टैक्स पे कर दें। ठीक है, बस आखिरी डेट को देखेंगे कि ये जो मेरी आखिरी डेट है ना, ये कौन से वाले टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, चेक करेंगे इसको और कहेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप हमें अपने प्रॉफिट पे टैक्स पे कर दें। ठीक है, तो अब इसके बाद से क्या होगा, हमेशा सिर्फ क्या करेंगे कि जो फाइनेंशियल ईयर की आखिरी वाली डेट है ना, उसको देखेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो कौन से वाले टैक्स ईयर के अंदर फॉल कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम टैक्स पे कर देंगे। जैसे ये जो मेरा फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट है वो क्या है, 31 दिसंबर 16 है। तो 31 दिसंबर 16 कौन से टैक्स ईयर में फॉल करेगी, that will fall in the tax year of 1617, right? 1617। ठीक है, 1617 की टैक्स ईयर में फॉल करेगी ना, क्योंकि 1617 का टैक्स ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 अप्रैल 16 से स्टार्ट होगा, जाएगा कहाँ तक, 5 अप्रैल 17 तक, राइट? इधर ही आएगा ना कहीं, मेरा दिसंबर जो है दिसंबर 16 यहीं कहीं आएगा, राइट? तो ये आखिरी डेट इसी टैक्स ईयर में फॉल कर रही है 1617 के, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1617। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ 1617 आई विल पे टैक्स ऑन द होल प्रॉफिट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब इस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट कितना है, 90,000 है ना, तो अब इस पूरे 90,000 पे मुझे टैक्स पे करना है। सो दिस विल बी योर असेसेबल प्रॉफिट फॉर 1670, 90,000। ठीक है, अब रूल जो है, ये जो रूल पढ़ लिया ना हमने कि लास्ट डेट को देखेंगे और देखते हुए चेक करेंगे कि कौन से टैक्स में फॉल कर रही है, उसको अकॉर्डिंगली पे टैक्स पे करेंगे। ये रूल आपके लास्ट डे ऑफ बिजनेस तक चलता रहेगा। ठीक है, पहले वाले साल में तो मैंने बता दिया स्टेप नंबर 1 क्या फॉलो करने के। स्टार्टिंग डेट से हम जाएंगे टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर, दैट इज योर स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करना है कि जो एंडिंग डेट है ना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, उससे हम 12 मंथ्स बैक जाएंगे और फिर जो एंडिंग डेट है उसको देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि एंडिंग डेट मेरी कौन से टैक्स ईयर के अंदर फॉल कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे कर देंगे। अब इसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर की सिर्फ एंडिंग डेट को देखेंगे और चेक कर लेंगे कि कौन से टैक्स ईयर में फॉलो कर रही है। ठीक है, फॉलो कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे कर देंगे। अच्छा, अब देखें जो पहला वाला फाइनेंशियल ईयर पे तो मैंने ये प्रोसेस रन कर लिया। अब दूसरा वाला फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग डेट देखेंगे कितनी है, 31 दिसंबर 17। अब चेक करेंगे कि ये जो एंडिंग डेट है ये कौन से टैक्स ईयर में फॉल कर रही है। सो 31 दिसंबर 17 ये कौन से टैक्स ईयर में फॉल करेगी, इन द टैक्स ईयर ऑफ 1718, राइट? तो 1718 के अंदर जो मेरा एसेसेबल प्रॉफिट होगा दैट इज गोइंग टू बी 65,000। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखें, एंडिंग डेट क्या है नेक्स्ट वाले की, 31 दिसंबर 18। तो ये जो 31 दिसंबर 18 है, ये कौन से टैक्स ईयर के अंदर फॉल करेगी ये वाली डेट, इन द टैक्स ईयर ऑफ 1819। तो 1819 का जो एसेसेबल प्रॉफिट होगा दैट इज गोइंग टू बी 75,000। ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ठीक है, अब ध्यान से देखें, जो 1516 था, ठीक है, उसमें मेरा मैंने कितने प्रॉफिट पे टैक्स पे करे, 22,500 पे मैंने टैक्स पे कर दिया, राइट? 90,000 का प्रॉफिट है ना, उसमें से मैंने कितने प्रॉफिट पे टैक्स पे करा है 1516 में, 22,500 पे। ठीक है, सो इट मींस अब जो 1617 का टैक्स ईयर है ना, उस पे तो मुझे पूरे 90,000 पे टैक्स पे करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, क्योंकि 90,000 में से मैंने 22,500 पे ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया इन द टैक्स ईयर ऑफ 1516। तो अब 1617 में तो मुझे पूरे 90,000 पे टैक्स पे करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पे कर रहे हैं, राइट? यहाँ पर तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 22,500 आ रहा है 1516 में, और जो 90,000 है वो अगेन 1617 में आ रहा है। ठीक है, ये जो 22,500 था ये इसी का पोर्शन था ना इस 90,000 का, मैंने बस 3 मंथ्स प्रोरेट करा, यहाँ पर टैक्स पे कर दिया 1516 में। अब 1617 में अगेन वो मुझसे पूरे 90,000 पे टैक्स ले रहे हैं। 90,000 है तो ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ही प्रॉफिट ना, तो अगेन ये मुझसे 90,000 पे टैक्स ले रहे हैं। मैं तो उनसे कहूंगी कि 90,000 में से तो मैंने 22,500 पे ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया।
ठीक है। सो इट मींस मैं टोटल कितने प्रॉफिट पे टैक्स पे कर रही हूँ, टोटल कितने प्रॉफिट पे टैक्स पे कर रही हूँ 90,000 प्लस 22,500, कितना प्रॉफिट हो गया मेरा टोटल जिस पर टैक्स पे कर रही हूँ, दैट इज 112,500, राइट। 112,500, 112,500 पे मैं टैक्स पे कर रही हूँ ना। ठीक है, जबकि मेरा जो पहला वाला फाइनेंशियल ईयर का था उसका प्रॉफिट कितना था, 90,000 था, 90,000 था ना। तो मैं उनसे तो यही कहूंगी कि मेरा प्रॉफिट तो 90,000 है, लेकिन आप टैक्स तो मुझे ज्यादा उस पे प्रॉफिट पे ले रहे हैं, आप टैक्स तो मुझे 112,500 पे ले रहे हैं, जबकि मेरा पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट तो 90,000 है। ठीक है। सो इट मींस जो 22,500 वाला पोर्शन है ना, उस पे मैंने दो बार टैक्स पे कर दिया, एक तो 15-16 में, फिर 16-17 में अगेन उस पे मैं टैक्स पे कर रही हूँ। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जिस पे आपने दो बार टैक्स पे करा है, ठीक है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जिस पे हम दो बार टैक्स पे करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, 22,500 तो प्रॉफिट का वो हिस्सा है ना जिस पे मैंने दो बार टैक्स पे करा है, एक तो 15-16 में मैंने टैक्स पे कर दिया, फिर 16-17 में अगेन देखें 90,000 में 22,500 तो आ रहा है ना, अगेन मैंने इस पर टैक्स पे कर दिया। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जिस पे हम दो बार टैक्स पे करते हैं उसको हम क्या नाम दे देते हैं, ओवरलैपिंग प्रॉफिट का। अब HMRC आपको रिफंड नहीं करेगा एडिशनल टैक्स, वो रिफंड नहीं करने वाला। मैंने तो एडिशनल टैक्स पे कर दिया ना, प्रॉफिट तो इतना था नहीं, मैंने ज्यादा टैक्स पे कर दिया ज्यादा प्रॉफिट पे, तो HMRC आपको रिफंड नहीं करेगा। ठीक है, वो तो आपके वो जो टैक्स है ना वो तो HMRC के पास ही रहेगा टिल द एंड ऑफ बिजनेस, अभी नहीं देंगे, कह रहे हैं कि टिल द एंड ऑफ बिजनेस हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब जिस साल आपका बिजनेस क्लोज होगा ना उस साल HMRC आपको वो एडिशनल टैक्स वापस दे देगा, अभी नहीं देगा, कब वापस देगा, जब बिजनेस क्लोज होगा ना तो उस साल वो आपको वापस दे देगा एडिशनल टैक्स। ठीक है, तो जब बिजनेस गोइंग कंसर्न में होगा तो उस टाइम पे HMRC आपको ये एडिशनल टैक्स पे नहीं करेगा। कब पे करेगा, जब मेरा बिजनेस क्लोज हो रहा होगा। ठीक है, ओके। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे तो यहाँ पर ओवरलैपिंग प्रॉफिट की भी कैलकुलेशन दिखानी थी ना। ठीक है, वो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। बस याद रखिएगा कि ओवरलैपिंग प्रॉफिट जो है वो आप आज वो आपको नहीं देंगे उस पर टैक्स, या आपने एडिशनल टैक्स पे कर आज नहीं देंगे, जब क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस आएगा ना उस टाइम पर आपको मिलेगा। तो एक हमने केस पढ़ा था ना इसमें, क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस का भी केस है, जब वो पढ़ेंगे ना उसमें आप देखिएगा कि ओवरलैपिंग प्रॉफिट जो है और जो एडिशनल टैक्स आपने दिया था वो आपको वापस दे देंगे। ठीक है, बट इन क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस। ओके, तो ठीक है, तो ओवरलैपिंग प्रॉफिट किस तरह से निकलेगा, वैसे तो यहाँ से देखकर पता होना चाहिए था कि कितना किस तरह से निकलेगा, फिर भी अगर मैं एक स्टेप आपको अप्रोच बता दूं तो इसमें हम पहले ले लेंगे पहले वाले टैक्स ईयर का प्रॉफिट। पहले वाले टैक्स ईयर का प्रॉफिट है 22,500। फिर हम लेंगे सेकंड वाले टैक्स ईयर का प्रॉफिट, सेकंड टैक्स ईयर का प्रॉफिट कितना है 90,000, ऐड कर दें दोनों को, ये हो जाएगा 112,500। ठीक है, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट, क्या माइनस होगा, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट विच इज 90,000। तो अब जो आंसर आ रहा है ना ये 22,500, दिस इज बेसिकली योर ओवरलैपिंग प्रॉफिट। ठीक है, सो यू विल टेक द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट टैक्स ईयर, द प्रॉफिट ऑफ सेकंड टैक्स ईयर, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, विल माइनस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो ओवरलैपिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, तो स्टेप्स वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ। पहले वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग डेट से जाएंगे टिल द नियरेस्ट टैक्स ईयर, चेक कर लेंगे कितने मंथ्स फॉल कर रहे हैं उतने मंथ्स के प्रॉफिट पे टैक्स पे कर देंगे। सेकेंड स्टेप में एंडिंग डेट से, पहला वाला फाइनेंशियल ईयर की जो एंडिंग डेट है वहां से 12 मंथ्स बैक जाएंगे। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि एंडिंग डेट कौन से वाले टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम उस प्रॉफिट पे टैक्स पे कर देंगे। सो यहाँ से ऑनवर्ड्स अब हमेशा ये करेंगे, इससे फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग डेट को देखेंगे और उसको चेक करेंगे कि कौन से टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहीं पर एक और ही कॉन्सेप्ट बताती चलूं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग मंथ्स। ये तो ओवरलैपिंग प्रॉफिट आ रहा था ना 22,500, इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग मंथ्स। अच्छा ये जो ओवरलैपिंग मंथ्स का कॉन्सेप्ट है ना ये जब हम चेंज इन अकाउंटिंग डेट पढ़ेंगे तब यूज होगा। राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू कैलकुलेट ओवरलैपिंग प्रॉफिट। ठीक है, बाद में मैं आपको बताऊंगी कि ओवरलैपिंग मंथ्स जो हैं वो किस तरह से यूटिलाइज होंगे, अभी तो बस सीख रहे हैं कि ओवरलैपिंग मंथ्स किस तरह से कैलकुलेट होता है।
ठीक है। अच्छा अब देखें कि पहले जो है मैंने कितने प्रॉफिट पे टैक्स पे करा था, 22,500। तो ये कितने मंथ्स का प्रॉफिट था, 3 मंथ्स का था ना। ठीक है। फिर मैंने जो है 90,000 पे टैक्स पे करा है। 90,000 कितने मंथ्स का प्रॉफिट है, 12 मंथ्स का। सो इट मीन्स मैंने 15 मंथ्स के प्रॉफिट पे टैक्स पे करा है, जबकि मेरा पहला वाला फाइनेंशियल ईयर जो है वो 12 मंथ्स का था सिर्फ। सो इट मीन्स 3 मंथ्स जो है ना ओवरलैपिंग मंथ्स है, मतलब 3 मंथ्स के प्रॉफिट पे मैंने डबल टैक्स पे कर दिया, एडिशनल टैक्स पे कर दिया। ओके। तो ओवरलैपिंग मंथ्स की मीनिंग क्या होती है कि कितने मंथ्स के प्रॉफिट पे आपने 2 बार टैक्स पे करा है। तो ये कितने मंथ्स के प्रॉफिट पे आपने 2 बार टैक्स पे करा है। तो यहाँ पर मैंने 3 मंथ्स के प्रॉफिट पे 2 बार टैक्स पे करा है। ओके। सो दैट वाज योर केस 1 वेयर अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ 12 मंथ्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग और ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज जस्ट फॉर योर ओन प्रैक्टिस। Okay, now next I'm discussing case 2 where accounting period is more than 12 months. Okay, 12 months से ज़्यादा है। अगेन क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 16 टिल 28 फेब 17। प्रॉफिट कितना है, 150,000। फिर 1 मार्च 17 से लेकर 28 फरवरी 18 तक प्रॉफिट है 95,000। Then profit is 75,000. Requirement is same that you have to calculate assessable profit and overlapping profit. अच्छा, अब पहले आप पहले वाले फाइनेंशियल ईयर को देखें। 1 जनवरी 16 से शुरू हो रहा है, खत्म कब हो रहा है, 28 फेब 17। कितने मंथ्स हो गए, 14 मंथ्स, राइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 14 मंथ्स हो गए, राइट। पहला वाला फाइनेंशियल ईयर जो है मेरा 14 मंथ्स का है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि पहला वाला फाइनेंशियल ईयर के अंदर छूट है। पहला वाला फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का भी हो सकता है, लेस देन 12 मंथ्स भी हो सकता है, और मोर देन 12 मंथ्स भी हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके बाद बाय डिफॉल्ट आपका फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का ही होना चाहिए। ओके। अच्छा, अब स्टार्टिंग तो वही रहेगी, जो स्टेप नंबर 1 पढ़ा था ना वो तो सेम रहेगा। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट है ना, स्टार्टिंग डेट है, वहां से हम जाएंगे टिल द नियरेस्ट टैक्स ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जिस दिन स्टार्ट हो रहा है वहां से हम जाएंगे टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर मेरा कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी 16। यहाँ से मैं जाऊंगी टिल द नियरेस्ट टैक्स ईयर, दैट इज 5 अप्रैल 16, राइट। दैट इज योर नियरेस्ट टैक्स ईयर। तो ये कौन सा टैक्स ईयर हो गया, 15-16 का टैक्स ईयर हो गया। अच्छा, अब कितने मंथ्स फॉल कर रहे हैं इसमें, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक काउंट करेंगे, राइट। दैट विल बी 3 मंथ्स। सो इट मीन्स मुझे 3 मंथ्स के प्रॉफिट पे टैक्स पे करना है इन द टैक्स ईयर ऑफ 15-16। सो ये 15-16 के टैक्स ईयर में मुझे सिर्फ 3 मंथ्स के प्रॉफिट पे टैक्स पे करना है। तो प्रॉफिट कितना है, 150,000 इंटू 3। अच्छा, डिवाइडेड बाय ये जो 150,000 है, कितने मंथ्स का प्रॉफिट है, 14 मंथ्स का ना, राइट। क्योंकि मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर तो 14 मंथ्स का है। सो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 14 करेंगे तो आपका एसेसेबल प्रॉफिट आ जाएगा, दैट विल बी 32,143। अच्छा ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 तो वही सेम रहेगा, स्टार्टिंग डेट से जाएंगे टिल द नियरेस्ट टैक्स ईयर। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मुझे अपने टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर को बराबर करना है। ठीक है, जो टैक्स ईयर जो है वो 12 मंथ्स का होता है, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर भी 12 मंथ्स का ही होना चाहिए। अच्छा, अब HMRC वो 12 मंथ्स किस तरह से पिक करेगा वो हमें देखना है। ठीक है, वो क्या करेगा, वो बोलेगा पहला वाला जो फाइनेंशियल ईयर है ना, उसकी एंडिंग डेट से हम 12 मंथ्स बैक जाएंगे। पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग डेट से कहाँ जाएंगे, 12 मंथ्स बैक जाएंगे। ठीक है, तो पहला वाले फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग डेट क्या है, 28 फेब 17। यहाँ से मैं 12 मंथ्स बैक जाऊंगी, 12 मंथ्स बैक। तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 1 मार्च 16। अच्छा, अब एंडिंग डेट को देखते हुए डिसीजन होगा, राइट।
एंडिंग डेट जो है दैट इज 28 Feb 19. सो एंडिंग डेट कौन से टैक्स ईयर में फॉल करेगी? दैट विल फॉल इन द टैक्स ईयर ऑफ 1617. ठीक है, 1617 में फॉल करेगी. ठीक है, तो पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट कितना है? 150,000. लेकिन अगेन इस पूरे 150,000 पे टैक्स पे नहीं करना है, सिर्फ 12 मंथ्स के प्रॉफिट पे टैक्स पे करना है ना, राइट? सो इनटू 12 डिवाइडेड बाय 14, राइट? क्योंकि 14 मंथ्स का प्रॉफिट है ये. सो इट मींस 1617 के अंदर मेरा एसेसेबल प्रॉफिट कितना होगा? 128,571. दिस विल बी योर एसेसेबल प्रॉफिट फॉर 1617. ठीक है. अच्छा, अब तो बस काम आसान हो गया. अब बस एंडिंग डेट को देखते रहेंगे, डिसाइड करेंगे कौन से टैक्स ईयर में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे कर देंगे. पहले वाले फाइनेंशियल ईयर पर तो मैंने प्रोसेस अपना रन कर दिया. ठीक है, अब देखें दूसरे फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग डेट क्या है? 28 Feb 18. तो ये कौन से टैक्स ईयर में फॉल करेगी ये वाली डेट जो है 28 Feb 18? दैट विल फॉल इन द टैक्स ईयर ऑफ 1718, राइट? 1718 का एसेसेबल प्रॉफिट हो जाएगा 95,000. अच्छा, फिर उसके बाद जो अगला फाइनेंशियल ईयर है वो कब एंड हो रहा है? 28 Feb 19. तो 28 Feb 19 जो है ये डेट कौन से टैक्स ईयर में फॉल करेगी? इन द टैक्स ईयर ऑफ 1819. तो 1819 का एसेसेबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 75,000. ठीक है, तो इसमें भी बेसिकली स्टेप वही वाले हैं जो हमने केस 1 में पढ़े थे, सेम वही है. ठीक है. अच्छा, अब ओवरलैपिंग प्रॉफिट हमें जो है कैलकुलेट करना है, तो वो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा. फर्स्ट टैक्स ईयर का प्रॉफिट लेंगे. सो पहला वाला जो टैक्स ईयर था उसका प्रॉफिट कितना था? 32143. then you will add second tax year profit which is 128571. दोनों को ऐड कर दें, ये आ जाएगा हमारे पास. तो टोटल कितने प्रॉफिट पे हमने टैक्स पे कर दिया है? हमने टैक्स पे करा है टोटल 160714 पे, जबकि मेरा पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट कितना था? 150,000. तो ज्यादा टैक्स पे कर दिया ना, ज्यादा प्रॉफिट पे टैक्स पे कर दिया. तो कौन सा कितने प्रॉफिट पे मैंने एडिशनल टैक्स पे करा है? 10714 जो है प्रॉफिट का वो हिस्सा है जिसमें मैंने 2 बार टैक्स पे कर दिया. सो दिस इज बेसिकली योर ओवरलैपिंग प्रॉफिट. अच्छा, ओवरलैपिंग मंथ्स अगर निकालना है वो भी बहुत इजीली निकाल लेंगे. ये जो आपका प्रॉफिट है ना 32143, ये कितने मंथ्स का प्रॉफिट था? 3 मंथ्स का था ना ये. ठीक है, 3 मंथ्स का था ये. 3 मंथ्स हो गए. फिर ये जो आपका प्रॉफिट आया 128571, ये कितने मंथ्स का प्रॉफिट है? 12 मंथ्स का. सो इट मीन्स ये जो टोटल आ रहा है ना आपका 160714, ये 15 मंथ्स का प्रॉफिट है. ठीक है, जबकि मेरा पहला वाला फाइनेंशियल ईयर जो है ये जो 150,000 है ये कितने मंथ्स का प्रॉफिट था? 14 मंथ्स का. ठीक है, 14 मंथ्स का था. सो इट मीन्स ये जो आपका प्रॉफिट आ रहा है ना 10714, दिस इज 1 मंथ प्रॉफिट. ठीक है, दिस इज योर ओवरलैपिंग मंथ. ओवरलैपिंग मंथ कितने हैं? 1 मंथ. तो 1 मंथ के प्रॉफिट पे मैंने 2 बार टैक्स पे करा है. अगेन इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोगों को खुद ट्राई करना है. Okay, now we are discussing case number 3 where accounting period is less than 12 months. Okay. अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं. Mr. A started business on 1st January 16 till 31st August 16. प्रॉफिट कितना है? 90,000. अच्छा, फिर उसके बाद सितंबर से लेकर अगस्त तक profit is 120, then profit is 140. So you have to calculate assessable profit, overlapping profit and overlapping months. Requirement is same. अच्छा, अब जो पहला वाला आपका फाइनेंशियल ईयर है ना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1st January 16 से लेकर 31st August 16 तक. कितने मंथ्स हो गए? 8 मंथ्स.
ठीक है, तो लेस देन 12 मंथ है मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर, राइट, 8 मंथ्स का है। अच्छा, अब स्टार्टिंग तो वही सेम रहेगी, स्टेप 1 तो सेम रहेगा। स्टार्टिंग डेट जो है मेरे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की, वहां से हम जाएंगे टिल द नियरेस्ट टेक्स्ट ईयर। तो मेरा जो स्टार्टिंग डेट है पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की वो क्या है, 1 जनवरी 16। यहाँ से हम जाएंगे टिल द नियरेस्ट टेक्स्ट ईयर, दैट विल बी 5 अप्रैल 16। सो दिस इज द टेक्स्ट ईयर ऑफ 15 16। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स। सो इट मीन मुझे 3 मंथ्स के प्रॉफिट पर टैक्स पे करना है इन द टैक्स ईयर ऑफ 15 16। 90,000 का प्रॉफिट है, पूरे प्रॉफिट पर टैक्स पे नहीं करना है, सिर्फ 3 मंथ्स के प्रॉफिट पर टैक्स पे करना है। सो इंटू 3/8, राइट। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है 90,000 का, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ 8 मंथ्स। सो इंटू 3/8, so this is going to be 33,750। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर में हम क्या करते थे कि फाइनेंशियल ईयर को और टैक्स ईयर को बराबर करते थे। टैक्स ईयर 12 मंथ्स का होता है, हम अपने फाइनेंशियल ईयर को भी 12 मंथ्स का ही बनाते थे, राइट। अच्छा, अब टिल नाउ हम क्या कर रहे थे कि इन ऑर्डर टू मेक इट योर फाइनेंशियल ईयर फॉर 12 मंथ्स, हम क्या कर रहे थे कि हम एंडिंग डेट से 12 मंथ्स बैक जा रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ पर मैं, मेरी एंडिंग डेट क्या है, 31 अगस्त 16 है ना। अब यहाँ से मैं 12 मंथ बैक तो जा ही नहीं सकती हूँ, क्यों, क्योंकि पहला वाला फाइनेंशियल ईयर मेरा 8 मंथ्स का है, राइट, 12 मंथ्स का नहीं है ना, मसला आ गया यहाँ पे। तो एंडिंग डेट से तो 12 मंथ्स बैक जा ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर तो 8 मंथ्स का है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो स्टार्टिंग डेट है ना आपके पहले फाइनेंशियल ईयर की, जो स्टार्टिंग डेट है, वहां से हम 12 मंथ्स फॉरवर्ड जाएंगे। तो ये स्टार्टिंग डेट से कहाँ जाएंगे, 12 मंथ्स फॉरवर्ड जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं स्टार्टिंग डेट से 12 मंथ्स फॉरवर्ड जाऊंगी तो अगेन एक मसला आ जाएगा, लेकिन मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर तो 8 मंथ्स का है ना। तो अब मुझे स्टार्टिंग डेट से तो 12 मंथ्स फॉरवर्ड जाना है, पहला फाइनेंशियल ईयर 8 मंथ्स का है। तो इट मीन जो रिमेनिंग 4 मंथ्स है ना, वो मुझे अगले वाले फाइनेंशियल ईयर में से कैरी करने पड़ेंगे, राइट। जो रिमेनिंग 4 मंथ्स होंगे वो मैं अगले वाले फाइनेंशियल ईयर से कैरी करूंगी, क्योंकि कंपलसरी है कि मेरा फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का हो, ठीक है। 12 मंथ्स के बराबर मुझे बनाना है ना उसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, जितने भी मंथ्स शॉर्टफॉल होंगे उसको हम अगले वाले फाइनेंशियल ईयर में से कैरी कर लेंगे, ओके। तो स्टार्टिंग डेट से हम 12 मंथ्स फॉरवर्ड जाएंगे, 1 जनवरी 16 से 12 मंथ्स फॉरवर्ड जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, 31 दिसंबर 16 पे। अच्छा, अब अगेन वही एंडिंग डेट को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं ना कि कौन से टैक्स ईयर में फॉल कर रही है। तो एंडिंग डेट क्या है, 31 दिसंबर 16। तो कौन से टैक्स ईयर में फॉल करेगी ये डेट, 16 17 के अंदर फॉल करेगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया यहाँ पे, देखिए पहला जो मेरा, मैंने 1 जनवरी से लेकर 31 अगस्त 16 तक, तो आपके कितने हो जाएंगे, 8 मंथ्स हो जाएंगे, ठीक है, जिसका प्रॉफिट कितना है, 90,000 है। अच्छा, अब मुझे तो 12 मंथ्स फॉरवर्ड जाना था ना, ये तो 8 मंथ्स है। तब मैं क्या करूंगी, जो रिमेनिंग जो मंथ्स शॉर्टफॉल हो रहे हैं ना मेरे 12 मंथ्स बराबर बनाने के लिए, जो मेरे मंथ्स शॉर्टफॉल है ना, उसको मैं नेक्स्ट वाले फाइनेंशियल ईयर से कैरी कर लूंगी। तो कितने मंथ्स शॉर्टफॉल हो रहे हैं, 4 मंथ्स, राइट। ये तो 8 मंथ्स है, मुझे इसको 12 मंथ्स में बनाना है ना। तो कितने मंथ्स शॉर्टफॉल हो रहे हैं 12 मंथ्स में बनाने के लिए, 4 मंथ्स। 4 मंथ्स अगले वाले फाइनेंशियल ईयर में से कैरी कर लेंगे। तो अगले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट कितना है, 120,000। इसमें से बस मुझे 4 मंथ्स का प्रॉफिट चाहिए, राइट, इंटू 4/12 बिकॉज अगला वाला फाइनेंशियल ईयर चेक कर लें 12 मंथ्स का है, और होना भी 12 मंथ्स का ही चाहिए। सो ये हो जाएगा 40,000, ठीक है। सो योर एसेसेबल प्रॉफिट फॉर 16 17 दैट इज गोइंग टू बी 130,000। इस 130,000 पे आप टैक्स पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब तो वही सेम रहेगा, एंडिंग डेट को देखते हुए बस डिसाइड करते रहेंगे। अब देखें अगला वाला जो फाइनेंशियल ईयर है कब एंड हो रहा है, 31 अगस्त 17 में। तो ये जो डेट है ये कौन से टैक्स ईयर में फॉल करेगी, 17 18 में।
और 17-18 का जो एसेसेबल प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 120,000। इससे जो अगला वाला फाइनेंशियल ईयर है कब एंड हो रहा है, 31 अगस्त 18 में, तो ये कौन से टेक्सचर में फॉल करेगा, 18-19 का एसेसेबल प्रॉफिट हो जाएगा 140,000। ठीक है, अच्छा बस वही हमें ओवरलैपिंग प्रॉफिट निकालना है। So for that you will take the profit of first tax year, which is 33750. Then you will take the profit of second tax year, which is 130,000. टोटल कितना आ जाएगा 163,750। इसमें से माइनस कर देंगे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट, विच इज 90,000। तो ओवरलैपिंग प्रॉफिट आ जाएगा 73,750। ठीक है, सो टोटल मैंने कितने प्रॉफिट पर टैक्स पे कर दिया 163,750 पे, जबकि मेरा पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट कितना था 90,000 था। ठीक है, तो मैंने ज्यादा पे टैक्स पे कर दिया ना, कितने ज्यादा पे टैक्स पे करे, 2 बार टैक्स पे करे 73,750 पे। ओके, अच्छा ओवरलैपिंग मंथ्स निकालने वो भी बहुत इजीली आ जाएंगे। ये जो 33750 है ये कितने मंथ्स का प्रॉफिट है, ऊपर देखे 3 मंथ्स का प्रॉफिट था ना, ये 3 मंथ्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर ये जो 130,000 आ रहा है ये कितने मंथ्स का प्रॉफिट है, 12 मंथ्स का है, राइट। तो टोटल ये जो 163,750 दिस इज द प्रॉफिट ऑफ 15 मंथ्स। ठीक है, और ये जो 90,000 था ये कितने मंथ्स का प्रॉफिट था, 8 मंथ्स का। 8 माइनस कर दिया, ओवरलैपिंग मंथ्स आ जाएंगे 7। ठीक है, तो याद रखिएगा जब फाइनेंशियल ईयर लेस देन 12 मंथ्स होता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 तो सेम ही रहता है, स्टार्टिंग डेट से जाएंगे टिल द नियरेस्ट टैक्स ईयर। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एंडिंग डेट से 12 मंथ्स बैक नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर लेस देन 12 मंथ्स का है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम स्टार्टिंग डेट से जाएंगे 12 मंथ्स फॉरवर्ड। सही है, स्टार्टिंग डेट से 12 मंथ्स फॉरवर्ड जाता है, तो जितने भी मंथ्स शॉर्टफॉल होता है ना वो हम नेक्स्ट वाले फाइनेंशियल ईयर से कैरी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा फर्स्ट वाला फाइनेंशियल ईयर तो 8 मंथ्स का था, 8 मंथ्स का प्रॉफिट तो मैंने ले लिया, लेकिन कुछ मंथ्स स्टिल शॉर्टफॉल थे, राइट, मुझे तो 12 मंथ्स बनाना था उसको। तो जो जितने मंथ्स शॉर्टफॉल थे उतने मंथ्स का प्रॉफिट मैंने अगले वाले फाइनेंशियल ईयर से कैरी कर लिया। Okay, next is case 4. Accounting period is more than 12 months and a complete tax year in it. ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 15 और एंड कब हो रहा है 30 जून 16। प्रॉफिट इज 150,000। देन नेक्स्ट वाला स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 16 से लेकर 30 जून 17 तक, प्रॉफिट इज 170,000। फिर प्रॉफिट कितना है 190,000, रिक्वायरमेंट वही सेम है। ठीक है, अच्छा अब स्टेप 4 जो केस 4 है उसके स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, अब बाद में मैं बता दूंगी कि केस 2 और केस 4 में किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है हमें। ठीक है, क्यों डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के स्टेप्स जो हैं वो डिफरेंट है इसलिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए पहला वाला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 15 से। ठीक है, 1 जनवरी 15 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कब हो रहा है 30 जून 16 पे। सो इट मीन्स मेरा पहला वाला फाइनेंशियल ईयर कितने मंथ्स का हो गया, 1 जनवरी से 30 जून 16 तक हो जाएंगे 18 मंथ्स। ठीक है, अच्छा स्टेप 1 तो वही सेम रहेगा, फर्स्ट डेट से हम जाएंगे टिल द नियरेस्ट टैक्स ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 15 से, यहाँ से हम जाएंगे टिल द नियरेस्ट टैक्स ईयर दैट इज 5 अप्रैल 15। सो दिस इज द टैक्स ईयर ऑफ 14-15। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मंथ्स हो जाएंगे, तो 3 मंथ्स के प्रॉफिट पे मुझे टैक्स पे करना है। सो 150,000 into 3/18, right? So this is going to be
250,000। ठीक है। अच्छा, अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में हम जाएंगे फ्रॉम टैक्स ईयर टू टैक्स ईयर। सही है, हम जाएंगे फ्रॉम टैक्स ईयर टू टैक्स ईयर। सो इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि देखिए ये वाला टैक्स ईयर कहाँ पे खत्म हो रहा है? 5 अप्रैल 15 पे खत्म हो रहा है ना। तो अगला टैक्स ईयर कब स्टार्ट होगा? अगला टैक्स ईयर स्टार्ट होगा 6 अप्रैल 15 को स्टार्ट होगा, राइट? ये टैक्स ईयर तो खत्म हो रहा है ना 5 अप्रैल 15 पे। तो अगला वाला टैक्स ईयर तो जाहिर है अगले दिन से स्टार्ट हो जाएगा 6 अप्रैल 15 से। समझेंगे टैक्स ईयर टिल टैक्स ईयर, राइट? अच्छा, तो ये वाला टैक्स ईयर खत्म कब होगा? 5 अप्रैल 16 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये कितने मंथ्स हो जाएंगे? तो 12 मंथ्स हो गए ना। ठीक है। अच्छा, ये कौन सा टैक्स ईयर है? ये 15 16 का, 15 पे स्टार्ट हो रहा है 16 पे खत्म हो रहा है, 15 16 का टैक्स ईयर है। ठीक है, तो अब मुझे 12 मंथ्स के टैक्स ईयर पे मुझे टैक्स 12 मंथ्स के प्रॉफिट पे मुझे टैक्स पे करना है। तो प्रॉफिट मेरा कितना था? प्रॉफिट तो मेरा देखें, ये टैक्स ईयर जो है ऑब्वियसली इस फाइनेंशियल ईयर में फॉल करेगा ना, पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में। चेक कर लें, इसकी डेट्स इसके अंदर ही आएंगी। ठीक है, तो पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट कितना था? 150,000। लेकिन ये 150,000 तो 18 मंथ्स का प्रॉफिट है, राइट? मुझे तो सिर्फ 12 मंथ्स के प्रॉफिट पे टैक्स पे करना है 15 16 में। सो इनको इसको मैं कर दूंगा इंटू 12 डिवाइडेड बाई 18। सो दैट इज गोइंग टू बी 100,000। ठीक है, तो स्टेप 2 में मैंने क्या करा? यू विल गो फ्रॉम टैक्स ईयर टू टैक्स ईयर, क्योंकि पहला वाला टैक्स ईयर खत्म हो रहा था 5 अप्रैल 15 पे। तो दूसरा कब स्टार्ट होगा? 6 अप्रैल 16 पे, और ख़त्म कब होगा? 5 अप्रैल 16 पे। ठीक है, तो ये 12 मंथ्स हो जाएंगे। 12 मंथ्स की प्रॉफिट पे मैंने टैक्स पे कर दिया। नाउ स्टेप नंबर 3 दैट विल रिमेन द सेम। पहले क्या करते थे हम? एंडिंग डेट से, पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग डेट से 12 मंथ्स बैक जाते थे ना, हम वही करेंगे। तो ये पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग डेट पे जाएंगे, उससे 12 मंथ्स बैक जाएंगे, and from here onwards you will look at at the last date of your financial year, and you have to then see that in which tax year that date will fall. ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे कर देंगे। सो एंडिंग डेट कितनी है पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की? 30 जून 16 है। यहाँ से हम 12 मंथ्स बैक जाएंगे, दैट इज यू विल गो टिल 1st of जुलाई 15, राइट? 12 मंथ्स बैक अगर जाएंगे तो 1st जुलाई 15 पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब एंडिंग डेट को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि एंडिंग डेट कौन से वाले टेक्स्ट ईयर में फॉल कर रही है। तो एंडिंग डेट क्या है? 30 जून 16। सो ये कौन से टेक्स्ट ईयर में फॉल करेगी? 16 17 में, राइट? ठीक है, so 150,000 into 12 divided by 18, that is going to be 100,000। ठीक है, अब इसके बाद तो वही बस एंडिंग डेट को देखते रहेंगे, डिसाइड करेंगे कौन सी टैक्स ईयर में फॉल कर रही है। अब दूसरा फाइनेंशियल ईयर देखें कब एंड हो रहा है? 30 जून 17। So 30 June 17, this date will fall in the tax year of 17 18। 17 18 का असेसेबल प्रॉफिट हो जाएगा 170,000। फिर उससे अगला वाला देखें फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है? 30 जून 18। So 30 June 18, this will fall in the tax year of 18 19। So 18 19 assessable profit will be 190,000। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग मंथ्स हैं और ओवरलैपिंग प्रॉफिट है, इसका कैलकुलेशन का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रीवियस केसेस में हम क्या कर रहे थे कि हम बेसिकली फर्स्ट टैक्स ईयर का प्रॉफिट ले रहे थे, उसमें सेकंड टैक्स ईयर का प्रॉफिट ऐड कर रहे थे, और फिर उसमें से क्या माइनस कर रहे थे? पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट, राइट? यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर मुझे पहले तीनों टैक्स ईयर का प्रॉफिट ऐड करना है। ठीक है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगी पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट। आई रिपीट, पहले क्या करेंगे? पहले 3 टैक्स ईयर का प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो इसमें से क्या माइनस करेंगे? पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट 3 टैक्स ईयर, पहला वाला जो टैक्स ईयर है उसका प्रॉफिट कितना था? 250,000। सॉरी, दिस इज नॉट 250, दिस इज 25,000। ठीक है, 25,000 है।
ठीक है, सो 25,000 ये हो गया। दूसरे वाले टैक्स ईयर का प्रॉफिट कितना है? 100,000। और तीसरे वाले का कितना है? अगेन 100,000। तीनों को ऐड कर दें, 225 बन गया। इसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट वाले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट। पहला वाला फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट देखें कितना है? 150 है, माइनस कर दें। ठीक है, तो 150 का ऑल्दो मेरा प्रॉफिट था, लेकिन मैंने कितने प्रॉफिट पे टैक्स पे कर दिया? 225 पे। तो ओवरलैपिंग प्रॉफिट कितना हो गया? 75,000। अच्छा, अब ओवरलैपिंग मंथ्स तो बहुत आसानी से आ जाएंगे। देखिए, ये जो 25,000 था, ये कितने मंथ्स का प्रॉफिट था? ऊपर जाके देखें, 3 मंथ्स का प्रॉफिट था ना ये। फिर ये जो 100,000 है, ये कितने मंथ्स का प्रॉफिट है? 12 मंथ्स के। उसके बाद अगेन जो 100,000 है, ये 12 मंथ्स का प्रॉफिट है। सो ये जो आपका टोटल प्रॉफिट आ रहा था ना 225,000 का, ये कितने मंथ्स का प्रॉफिट है? 27 मंथ्स का। ठीक है, जबकि मेरा पहला वाला फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट 150,000 था, और मेरा पहला वाला फाइनेंशियल ईयर 18 मंथ्स का था। सो 18 माइनस कर दिया, ओवरलैपिंग मंथ्स आ जाएंगे, दिस विल बी 9 मंथ्स। ठीक है। अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि केस 2 और केस 4 में हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, सो दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, आप बस सिंपली अपने पहले वाले फाइनेंशियल ईयर को देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टेप 1 तो हमें पता है सेम ही रहती है ना, कि हम स्टार्टिंग डेट से जाते हैं टिल द स्टार्टिंग डेट से यू विल गो फॉरवर्ड टिल द नियरेस्ट एक्सचेंज। ठीक है। अच्छा, अब बस सिंपली हमें क्या करना है, हम पहले वाले फाइनेंशियल ईयर को देख लेंगे। अगर मंथ ऑफ अप्रैल एक बार आ रहा है, मंथ ऑफ अप्रैल एक बार आ रहा है ना, सो इट मीन्स वो केस 2 है। ठीक है, और अगर मंथ ऑफ अप्रैल 2 बार आ रहा है ना, सो इट मीन्स आपको केस 4 अप्लाई करना है। आई रिपीट, पहले फाइनेंशियल ईयर को देख लेंगे। अगर उस पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल का मंथ एक बार आ रहा है, तो कौन सा केस होगा? केस 2 होगा। और अगर पहले वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर अप्रैल का मंथ 2 बार आ रहा है, तो कौन सा केस होगा? केस 4 होगा। ठीक है, so that is a simple trick for remembering that whether it is case 2 or case 4. Okay. अच्छा, अब हम अपना लास्ट वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज केस 5, where accounting period is less than 12 months and no tax year in it. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st ऑफ May 16। ठीक है, और ख़त्म कब हो रहा है? 31st December 16। प्रॉफिट कितना है? 90,000। सेकेंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1st Jan 17 से लेकर 31st December 17, 120,000। देन 1st Jan 18 से लेकर 31st December 18, 140,000। Requirement is same. You have to calculate assessable profit, overlapping profit and overlapping months. अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो केस 5 है उसमें पहला वाला देखें, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कितने मंथ्स का है? 1st May से स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है 31st December में। सो इट मीन्स माई अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ 8 मंथ्स। अच्छा, स्टार्टिंग तो सेम रहेगी, जो पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट्स है वहां से हम जाएंगे टिल द नियरेस्ट नेक्स्ट ईयर। ठीक है, सो दैट इज फ्रॉम 1st of May 16 you will go till the nearest next year, right? That is 5th of April 16, sorry 5th of April 17। ठीक है, तो ये कौन सा टैक्स ईयर हो गया? 16 17। अच्छा, अब देखें मई से लेकर 31st मार्च तक कितने मंथ्स होंगे? 11 मंथ्स हो जाएंगे, राइट? 11 मंथ्स, ये तो 11 मंथ्स हो गए। ठीक है, अच्छा, तो देखें, अब स्टार्टिंग डेट से जब मैं नियरेस्ट टैक्स ईयर पे जा रही हूँ ना, तो ये तो 11 मंथ्स हो रहे हैं। अब लेकिन अब मसला है, मेरा पहला वाला फाइनेंशियल ईयर जो है वो कितने मंथ्स का है? 8 मंथ्स का है। मुझे तो 11 मंथ्स चाहिए ना, 11 मंथ्स। तो कितने मंथ्स से मैं शॉर्टफॉल हो रहा है मुझे? कितने मंथ्स का शॉर्ट है?
3 मंथ शॉर्ट है ना, राइट? क्योंकि मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर 8 मंथ्स का है, मुझे 11 मंथ्स की प्रॉफिट पर टैक्स पे करना है. So I'm falling short of 3 months. So it means you will carry those 3 months from the next financial year, right? You will carry them from the next financial year. तो ये जो 90,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये तो कितने मंथ्स का प्रॉफिट है? 8 मंथ्स का. So I'm falling short of 3 months, right? So that you will carry from the next financial year. तो अगले फाइनेंशियल ईयर का देखें प्रॉफिट कितना है? 120,000. लेकिन मुझे इसमें से मुझे पूरा प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे बस इसमें से 3 मंथ्स का प्रॉफिट चाहिए. So into 3 by 12, 30,000 हो गया. So it means for 16-17 your assessable profit will be 120,000. ठीक है, तो केस 5 के अंदर बस एक ही स्टेप है. स्टार्टिंग डेट से जाएंगे टिल द नियरेस्ट एक्स से, जो भी रिमेनिंग मंथ्स होंगे उसको हम नेक्स्ट वाले फाइनेंशियल ईयर से कैरी कर लेंगे. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद तो बहुत सिंपल हो जाता है. एंडिंग डेट को बस देखेंगे और डिसाइड कर लेंगे कौन से टैक्स ईयर में फॉल कर रही है. अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर देखें, उसकी एंडिंग डेट क्या है? 31st December 17. So this date will fall in the tax year of 17-18. 17-18 का असेसेबल प्रॉफिट हो जाएगा 120,000. अच्छा, उससे अगला वाला देखें, फाइनेंशियल ईयर इज 31st December 18. So this will fall in the tax year of 18-19. So for 18-19 असेसेबल प्रॉफिट will be 140,000. अच्छा, अब इस बार देख लें आपका जो पहला फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, उसमें सिर्फ एक टैक्स ईयर फॉल कर रहा है, राइट? तो मेरा जो एसेसेबल प्रॉफिट है वो कितना है पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का? 120,000. जबकि मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट कितना था पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का? 90,000 था ना. लेकिन मैंने 90,000 पे टैक्स पे नहीं करा, मैंने पहले वाले टैक्स ईयर में कितने पे टैक्स पे करा? 120 पे. तो इट मींस 30,000 एक ऐसा प्रॉफिट है जिसपे मैंने 2 बार टैक्स पे कर दिया. एक तो देखें यहाँ पर 16-17 में पे करा है, राइट? फिर अगेन मैंने 17-18 में उस 30,000 पे टैक्स पे कर दिया. ओवरलैपिंग प्रॉफिट है ना ये आपका. ठीक है. सो ऑल्दो मेरा 16-17 का एसेसेबल प्रॉफिट 120,000 है, जबकि मेरा पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट कितना था? 90,000 था. तो मैंने 30,000 पे 2 बार टैक्स पे कर दिया ना, एक तो 16-17 पे, फिर 17-18 में अगेन मैंने इस पे टैक्स पे कर दिया. दिस इज माय ओवरलैपिंग प्रॉफिट. अच्छा, ओवरलैपिंग मंथ्स तो बहुत इजीली आ जाएंगे. ये 120,000 जो था ये कितने मंथ्स का एसेसेबल प्रॉफिट था? 11 मंथ्स का था ना. ठीक है, 11 याद है हम जब स्टार्टिंग डेट से गए थे टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर, तो 11 मंथ्स बन रहे थे. तो ये जो 120,000 आ रहा है ना, 11 मंथ्स का है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि पहला फाइनेंशियल ईयर तो मेरा 8 मंथ्स का है. अब मुझे तो 11 मंथ्स का बनाना था ना इसको, तो जितने भी मंथ शॉर्टफॉल थे मैंने नेक्स्ट वाले फाइनेंशियल ईयर से कैरी कर लिए थे. ठीक है, जिससे मेरा प्रॉफिट आ रहा था 30,000 और टोटल मेरा एसेसिव प्रॉफिट बन रहा था 120,000. तो ये जो 120,000 है, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ 11 मंथ्स. जबकि मेरा पहला वाला फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट है 90,000 और मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर कितना मंथ्स का था? 8 मंथ्स का. माइनस कर दें, ओवरलैपिंग प्रॉफिट आ जाएंगे 3 मंथ्स. ठीक है. सो दैट वाज योर केस नंबर 5. सो केस नंबर 5 के ना बस एक ही स्टेप है, स्टार्टिंग डेट से हम जाएंगे टिल द नियरेस्ट एक्स से. ठीक है. अच्छा, अब नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन केस 3 एंड केस 5. सो दैट इज आल्सो वेरी सिंपल. देखिए, केस 3 के अंदर जो पहला फाइनेंशियल ईयर है ना, उसमें मंथ ऑफ अप्रैल आएगा. केस 3 में मैं क्या कह रही हूँ कि पहले वाले फाइनेंशियल ईयर को देखेंगे और उसमें मंथ ऑफ अप्रैल आ रहा होगा. लेकिन केस 5 के अंदर जो पहला वाला फाइनेंशियल ईयर है ना, उसमें अप्रैल का मंथ नहीं आ रहा होगा. इसमें चेक कर लें, अप्रैल का मंथ नहीं आ रहा है. ठीक है. सो इट मीन्स ये केस 5 है. ओके. सो दैट वाज ऑल वी हैव फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस. स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस के अंदर 5 केसेस थे, मैंने पांचों केसेस डिस्कस कर लिए. अच्छा, अब क्या रह गया? मैंने कहा था ना 3 बार हमें बेसिस पीरियड का प्रोसेस रन करना होता है. एक तो स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस के अंदर, वो हमने डिस्कस कर लिया. फिर हमें अगेन रन करना होता है क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस के अंदर. तो नेक्स्ट हमें क्या डिस्कस करना है? क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस.
ओके, सो क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस जो है, अच्छा अब हमने स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस के अंदर पढ़ा था कि उसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, हमने सीख लिया था कि ओवरलैपिंग प्रॉफिट, ओवरलैपिंग मंथ्स किस तरह से कैलकुलेट होता है। लेकिन क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक्सेप्ट दैट कि जो आपका ओवरलैपिंग प्रॉफिट होता है ना, उसको आप अपने लास्ट वाले फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? जो मेरा आखिरी साल का प्रॉफिट आ रहा है ना, आखिरी फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट, उसमें से ओवरलैपिंग प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, ओवरलैपिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जिसपे हमने 2 बार टैक्स पे करा है। तो उस टाइम पर तो HMRC आपको रिफंड नहीं कर रहा होता है। वो कहते हैं जब आप क्लोजिंग अपने बिजनेस को क्लोज करेंगे ना, सीज करेंगे, तो उस टाइम पे आप अपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट लेंगे, उसमें से ओवरलैपिंग प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा ना, उसको हम एसेसेबल प्रॉफिट कहेंगे, उसको हम टैक्सेबल प्रॉफिट कहेंगे अपना। ठीक है, अच्छा अगर क्वेश्चन ये होता है कि लास्ट ईयर के अंदर अगर लॉस हो जाए तो क्या होगा? लॉस भी तो हो सकता है ना लास्ट ईयर के अंदर, तो उसको हम लॉसेस के टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, सो राइट नाउ हम सब अज्यूम करके चल रहे हैं कि लास्ट ईयर के अंदर मुझे प्रॉफिट होगा। लॉस भी हो सकता है, लेकिन उसको कहाँ पे कवर करेंगे? लॉसेस वाले टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 केसेस हैं। एक तो सेम टैक्स ईयर है और दूसरा क्या है, डिफरेंट टैक्स ईयर। सेम टैक्स ईयर में मैंने क्या लिखा है, दैट इन वन टैक्स ईयर देयर विल बी 2 इवेंट्स। ठीक है, एक टैक्स ईयर के अंदर 2 इवेंट्स हो रहे हैं। कौन कौन से 2 इवेंट्स हो रहे हैं? कि उस टैक्स ईयर के अंदर मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है और उसी टैक्स ईयर के अंदर मैं बिजनेस भी क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, ये मुझे देखना है इसको किस तरह से डील करना होगा। फिर नंबर 2 क्या है, डिफरेंट टैक्स ईयर, कि मेरा फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट ईयर में एंड हो रहा है और मेरा बिजनेस भी जो है वो डिफरेंट ईयर के अंदर क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों इवेंट जो है अलग अलग टैक्स ईयर में फॉल कर रहे हैं। मेरा फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट ईयर में एंड हो रहा है और मेरा जो बिजनेस है वो डिफरेंट टैक्स ईयर में क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें दोनों केसेस सीखना है। तो अगेन नोट्स पर आ जाएंगे सेम टैक्स ईयर। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है मिस्टर ए इज रनिंग बिजनेस फ्रॉम सेवरल ईयर्स, ईयर एंडेड 30th September 13, 40,000 का प्रॉफिट है। फिर September 14 60,000, देन 17, देन 15। अच्छा, बिजनेस क्लोज हो रहा है ऑन 31st January 17। प्रॉफिट कितना है? 30,000। ठीक है, ओवरलैपिंग प्रॉफिट इसने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया, दैट इज 20,000। नाउ यू हैव अ रिक्वायरमेंट टू कैलकुलेट एसेसेबल प्रॉफिट। अच्छा, वैसे तो यहाँ पर कोई ये नहीं इन्फॉर्मेशन दी हुई कि बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सिंपली बस उसने आपको ईयर एंड दे दिया, उसकी प्रॉफिट दे दिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है कि बिजनेस इस डेट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको फिर बेसिस पीरियड की कैलकुलेशन कंपलसरी करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस से लेते हुए चलेंगे। यहाँ पर तो इस तरह का नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। जैसे आप देखें ना, क्वेश्चन में वो कह रहे हैं बिजनेस स्टार्ट होता है इस डेट को, तो फौरन ये चीज क्लिक करनी चाहिए कि आपको बेसिस पीरियड की कैलकुलेशन करनी है इस क्वेश्चन में। स्टार्टिंग डेट दे दी मतलब आप बस बेसिस पीरियड की कैलकुलेशन करें। ठीक है, वो लिख के नहीं बताएगा एग्जाम क्वेश्चन के अंदर कि बेसिस पीरियड आपको उसमें बताना है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे स्टार्टिंग उसने बता दिया इस डेट से बिजनेस स्टार्ट करा है मिस्टर एक्स ने, फॉरन बेसिस पीरियड की कैलकुलेशन आपको क्लिक करनी चाहिए कि आपको यहाँ पर परफॉर्म करनी है। ठीक है, ओके देन, तो यहाँ पर तो खैर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, हमें एसेसेबल प्रॉफिट बताना है ना ईच ईयर का। तो अब जो है यहाँ पर हम बस एंडिंग डेट को देखते हुए डिसाइड कर लेंगे कि कौन से टैक्स ईयर में फॉल कर रही है। सो 30th September 13, so this date will fall in the tax year of 13-14। 13-14 का एसेसेबल प्रॉफिट कितना है? 40,000। फिर अगला ईयर एंड हो रहा है 30th September 14, so 30th September 14 this will fall in the tax year of 14-15। ठीक है, इसका एसेसेबल प्रॉफिट है 60,000। फिर अगला वाला फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 30th September 15 में, this will fall in the tax year of 15-16, assessable profit will be 70,000। The next one is 30th September 16, so this date will fall in the tax year of 16-17, assessable profit कितना हो जाएगा? 15,000। ठीक है, अच्छा अब देखें बिजनेस कब क्लोज हो रहा है। बिजनेस क्लोज हो रहा है ऑन 31st January 17। ठीक है, 31st January 17। ये कौन सा टैक्स ईयर है?
31 जनवरी 17 कौन से टैक्स ईयर में फॉल करेगा? 16-17 में ही फॉल करेगा, राइट? 16-17 में ही फॉल करेगा। ठीक है, तो अब देख लें यहाँ पे आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 16-17 में एंड हो रहा है, नंबर 1, और मेरा बिजनेस भी 16-17 के टैक्स ईयर में ही क्लोज हो रहा है। तो दोनों इवेंट सेम टैक्स ईयर में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? मेरा फाइनेंशियल ईयर भी एंड हो रहा है 16-17 में, और मेरा बिजनेस जो क्लोज हो रहा है वो भी 16-17 के टैक्स ईयर में ही क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम सिंपली पता है क्या करेंगे, हम बस क्या करेंगे कि दोनों के प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, सो यू विल जस्ट सम अप द प्रॉफिट ऑफ बोथ। ठीक है, दैट इज आप अपने लास्ट वाले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, उसमें कौन सा प्रॉफिट ऐड कर देंगे? वो प्रॉफिट ऐड कर देंगे जब मेरा बिजनेस क्लोज हो रहा था उस दिन का प्रॉफिट। तो देखिए लास्ट वाला फाइनेंशियल ईयर है ना, उसका प्रॉफिट कितना था? 15,000। और जिस दिन मेरा बिजनेस क्लोज हो रहा उस दिन मेरा प्रॉफिट कितना था? 30,000। तो सिंपली मैं इन दोनों प्रॉफिट को ऐड कर दूंगी और फिर इसमें से ओवरलैपिंग प्रॉफिट को माइनस कर दूंगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, इसमें से ओवरलैपिंग प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा ये? 15,000 के अंदर मैं 30,000 को ऐड कर दूं। 15,000 तो मेरा आखिरी वाले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी अपने जिस दिन मेरा बिजनेस क्लोजर है उस दिन का प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट बन जाएगा मेरा 45,000। 16-17 का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 45,000। लेकिन इसमें से मैं ओवरलैपिंग प्रॉफिट माइनस कर दूंगी, राइट? लेस ओवरलैपिंग प्रॉफिट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 20,000। तो 16-17 का एसेसेबल प्रॉफिट कितना आ गया? 25,000। बस इतना ही करना था। ठीक है, सो क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस जो है काफी सिंपल है। तो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर और बिजनेस जो है दोनों सेम टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है, ठीक है, तो बस क्या करेंगे, दोनों के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, ओवरलैपिंग प्रॉफिट माइनस कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अच्छा, क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस के अंदर मुझे सेकंड वाला केस डिस्कस करना है, दैट वाज डिफरेंट टैक्स ईयर, राइट? फाइनेंशियल ईयर मेरा डिफरेंट टैक्स ईयर में एंड हो रहा है, बिजनेस मेरा डिफरेंट टैक्स ईयर में क्लोज हो रहा है। तो अब इसको अगेन क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, so it says Mr. A is running business from several years. Year ended 30th September 13, profit is 40,000. Then year ended 30th September 14, profit is 60,000. Then 70, then 15,000. अच्छा, business कब close हो रहा है? It will close on 31st May 17, right? Profit is 30,000. Overlapping profit again given है 20,000. ठीक है, और requirement क्या है? That you have to calculate your assessable profit. अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो डिफरेंट वाले टैक्स ईयर में एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अगेन वही स्टार्टिंग से चलेंगे, एंडिंग डेट को देखें 30th September 13, सो दिस डेट विल फॉल इन द टैक्स ईयर ऑफ 13-14। एसेसेबल प्रॉफिट 40,000 हो जाएगा। फिर अगला फाइनेंशियल ईयर है 30th September 14, सो दिस विल फॉल इन द टैक्स ईयर ऑफ 14-15। एसेसेबल प्रॉफिट आ जाएगा 60,000 का। फिर नेक्स्ट कितना है? 15-16, एसेसेबल प्रॉफिट विल बी 70,000। फिर लास्ट वाला देखें, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 30th September 16, सो ये कौन सा टैक्स ईयर हो जाएगा? 16-17। प्रॉफिट कितना है? 15,000। अच्छा, अब बिजनेस कब क्लोज हो रहा है? 31st May 17 को क्लोज हो रहा है। प्रॉफिट कितना है? 30,000। अच्छा, 31st May 17 ये कौन से टैक्स ईयर में आएगा? 17-18 के टैक्स ईयर में आएगा, राइट? प्रॉफिट इज 30,000। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें इस क्वेश्चन के अंदर मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? 16-17 के टैक्स ईयर में एंड हो रहा है। अब बिजनेस जो है वो डिफरेंट टैक्स ईयर में क्लोज हो रहा है, राइट? 17-18 के टैक्स ईयर में बिजनेस क्लोज हो रहा है। तो दोनों इवेंट्स देख लें अलग अलग टैक्स ईयर में फॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर बस एक चीज करना है, जो लास्ट प्रॉफिट है ना आपका, उसमें से बस ओवरलैपिंग प्रॉफिट को माइनस कर दें। लास्ट टैक्स ईयर का प्रॉफिट कितना है? 30,000 है ना,
बस इसमें से ओवरलैपिंग प्रॉफिट को माइनस कर दें 20,000, एसेसेबल प्रॉफिट आ जाएगा आपका 17-18 का विच इज 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे बस क्या करें, आखिरी प्रॉफिट मैंने ले लिया, उसमें से ओवरलैपिंग प्रॉफिट को माइनस कर दिया। ओके, सो दैट वाज क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस। उसके अंदर मैंने सारे केसेस जो है वो डिस्कस कर लिए। ठीक है, सो स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस हमने कवर कर लिए, 5 केसेस उसमें टोटल देखे थे। फिर क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस भी हमने कवर कर लिया, इसमें हमने 2 केसेस देखे। अब आखिरी क्या रह गया, दैट इज चेंज ऑफ अकाउंटिंग डेट। अब ये हमें सीखना है नेक्स्ट। ठीक है, सो चेंज ऑफ अकाउंटिंग डेट जो है, ठीक है, अच्छा अब लेट्स सपोज आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, तो जैसी जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमेशा कौन सा प्रोसेस रन करते हैं, सेल्फ असेसमेंट का प्रोसेस रन करते हैं। जब भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता है हमेशा सेल्फ असेसमेंट का प्रोसेस रन होता है। अच्छा, अब लेट सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, सेल्फ असेसमेंट का प्रोसेस भी रन कर लिया। अब कुछ सालों बाद जो है आपको रियलाइज हुआ कि जो मेरा करंट वाला फाइनेंशियल ईयर है ना, वो मेरे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो अब मैं क्या चाह रही हूँ, नाउ आई वांट टू चेंज माय फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है ना टू चेंज द फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू योर विल, लेकिन सिर्फ पहली मर्तबा आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड रीजन। आपके पास कुछ वैलिड रीजनिंग होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब एक बार आपने फाइनेंशियल ईयर अपना चेंज कर लिया ना, ठीक है, पहली मर्तबा आपने फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लिया, फिर अगले 5 सालों तक आप अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक हम अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो इट मीन्स हम फाइनेंशियल ईयर रेगुलर बेसिस पे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेट सपोज मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था, 2 साल के बाद मैंने फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लिया। अब अगेन 2 साल बाद मुझे याद आ रहा है कि मुझे फिर से फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, सो दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। एक बार चेंज कर लिया पर अगले 5 सालों तक चेंज नहीं कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सो यू कैन चेंज द फाइनेंशियल ईयर ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम अकॉर्डिंग टू योर विल। ठीक है, और एक बार मैंने चेंज कर लिया, फिर मैं अगले 5 सालों तक फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब तक ना हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो पहला वाला फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो मिनिमम 3 मंथ्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 24 मंथ्स का होना चाहिए, राइट? ये पढ़ा था ना। और फिर उसके बाद तो हमने पढ़ा था कि उसके बाद तो हमेशा 12 मंथ्स का ही होना चाहिए। पहले वाले के अंदर उन्होंने छूट दे दी, उन्होंने कहा 3 मंथ्स का मिनिमम हो और मैक्सिमम 24 मंथ्स का हो। फिर उसके बाद तो कह रहे हैं कि 12 मंथ्स का ही होना चाहिए। सो लेट सपोज अब मेरे पास जो फाइनेंशियल ईयर है वो 12 मंथ्स का है, काफी सालों से 12 मंथ्स का चल रहा था। ठीक है, बट एट लेट्स, लेकिन एक पॉइंट पे मैंने डिसाइड करा कि मुझे अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है। ठीक है, मैंने अब इस पॉइंट पे डिसाइड करा है मुझे अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है। ठीक है, तो अब मेरा जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा ना, मेरा जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, या तो वो लेस देन 12 मंथ्स होगा। ठीक है, अब जो मैंने बनाया है ना वो लेस देन 12 मंथ्स होगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने कहा था ना, पहली मर्तबा तो फर्स्ट ईयर के अंदर तो मिनिमम 3 मंथ्स का होना चाहिए, फिर 24 मंथ्स तक और मैक्सिमम 24 मंथ्स तक का होना चाहिए, उसके बाद तो 12 मंथ्स का होना चाहिए ना। लेट्स से बिजनेस रन हो रहा तो 2 साल बाद मुझे ख्याल आया कि मुझे अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है। 12 मंथ्स का था ना अब तो, अब मुझे चेंज करना है। तो अब क्या हो सकता है केस 1 के फाइनेंशियल ईयर जो है वो 12 मंथ से कम का है, लेस देन 12 मंथ्स। और केस 2 क्या हो सकता है कि मेरा फाइनेंशियल ईयर मोर देन 12 मंथ्स का हो जाए। अब इसके अलावा तो कोई थर्ड केस एग्जिस्ट नहीं करता है ना, या तो लेस देन 12 मंथ्स होगा या फिर मोर देन 12 मंथ्स होगा। ठीक है, अच्छा पता है क्या होगा कि अगर लेस देन 12 मंथ्स का है ना आपका फाइनेंशियल ईयर, तो इस केस के अंदर आपका ओवरलैपिंग प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये देखना है किस तरह से बढ़ेगा। ओके, दैट वी हैव टू सी कि किस तरह से बढ़ेगा। और अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड, आपका फाइनेंशियल ईयर मोर देन 12 मंथ्स का है, इस केस के अंदर ओवरलैपिंग प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। किस तरह से रिड्यूस होगा वो हमें देखना है। ठीक है, सो अगेन
दोनों केसेस हमें डिस्कस करने, लेस देन 12 मंथ्स वाला और मोर देन 12 मंथ्स वाला। तो लेस देन 12 मंथ्स वाला पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपने अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लिया और जो नया फाइनेंशियल ईयर है वो लेस देन 12 मंथ्स का है, ठीक है। So it says Mr. A started business on 1st January 14 till 31st December 14. प्रॉफिट कितना है 120,000। देन 1st January 15 से लेकर 31st December 15 तक 140,000। देन 1st January 16 से लेकर 31st December 16 तक 160,000। देन 1st January 17 से लेके 31st of June 17 चेंज हो रहा है, राइट। यहाँ पे मेरा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, पहले तो दिसंबर में एंड हो रहा था, अब जो है मैंने 6 मंथ्स का कर लिया, लेस देन 12 मंथ्स कर लिया। प्रॉफिट है 60,000। फिर उसके बाद से देख लें 12 मंथ्स ही है, राइट। 1st July 17 से लेके 30th June 18 तक 100,000। Requirement is you have to calculate assessable profit, overlapping profit and overlapping months। अच्छा, अब देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन ने इसने आपको बता दिया ना कि बिजनेस इस डेट से स्टार्ट हो रहा था। जब भी कहते हैं ना बिजनेस इस डेट से स्टार्ट हो रहा था तो आपको सेल्फ असेसमेंट का प्रोसेस रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1st January 14 से लेकर 30th December 14। तो मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का है, तो कौन सा केस अप्लाई होगा यहाँ पे, केस 1 होगा ना। और केस 1 में क्या कहा था मैंने, पहला स्टेप क्या था, दैट हम स्टार्टिंग डेट से जाएंगे टिल द नियरेस्ट एक्स ईयर। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ऑन 1st January 14 till the nearest tax year 5th of April 14। दिस इज द टैक्स ईयर ऑफ 13 14। तो 3 मंथ्स होते हैं ना ये, 1st Jan से लेकर 31st March तक। सो 120,000 इंटू 3 बाय 12 30,000 हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम एंडिंग डेट से 12 मंथ्स बैक जाते हैं। तो पहला वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सी डेट को एंड हो रहा है, 31st December 14 को एंड हो रहा है। यहाँ से 12 मंथ्स बैक जाएंगे हम, कहाँ पे पहुंच जाएंगे 1st January 14 पे। अच्छा, अब एंडिंग डेट को देखते हुए टैक्स ईयर डिसाइड कर रहे होते हैं ना, तो 31st December 14 ये कौन सी टैक्स ईयर में फॉल करेगा, 14 15 में फॉल करेगा। एसेसेबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 120,000। अच्छा, अब इसके बाद तो हम बस एंडिंग डेट को देखते रहेंगे और डिसाइड करेंगे कौन से टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है। अगला वाला फाइनेंशियल ईयर देखें, 31st December 15 को एंड हो रहा है। तो 31st December 15 कौन से टैक्स ईयर में फॉल करेगा 15 16। प्रॉफिट कितना होगा 140,000। फिर उसके बाद जो थर्ड वाला है वो कब एंड हो रहा है 31st December 16 में, ठीक है। ये कौन से टैक्स ईयर में फॉल करेगी ये डेट 16 17 में। एसेसेबल प्रॉफिट विल बी 160,000। अच्छा, अब देखें, अब इसके बाद मैंने अपनी फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया, राइट। 31st June 17 को मेरा टैक्स ईयर सॉरी फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। सो 30th June 17 ये कौन से टैक्स ईयर में फॉल करेगा 30th June 17 17 18 में फॉल करेगा, राइट। अच्छा, अब इसका प्रॉफिट देखें कितना है 60,000 इसका प्रॉफिट है, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको एक मसला आएगा। क्या मसला आएगा कि ये जो 60,000 का प्रॉफिट है ना, ये 6 मंथ्स का प्रॉफिट है, राइट। 6 मंथ्स का प्रॉफिट है ना। अब मैंने अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करके 6 मंथ्स का कर लिया। अब मसला आएगा 60,000 जो है 6 मंथ्स का प्रॉफिट है, और आपके और HMRC के बीच में तो एक एग्रीमेंट हो गया था ना कि अब अपकमिंग जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा वो तो 12 मंथ्स का होगा, राइट। सो ये तो 6 मंथ्स का प्रॉफिट है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू HMRC, ठीक है। आप उनको बताएंगे जाके कि मैंने अपना अकाउंटिंग पीरियड चेंज कर लिया, इस वजह से अब मेरा जो नया फाइनेंशियल ईयर है वो 6 मंथ्स का हो गया। लेकिन HMRC एग्री नहीं करेगा, वो तो कहेगा कि कंपलसरी है कि आपका फाइनेंशियल ईयर जो है अपकमिंग ईयर्स का 12 मंथ्स का होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर दिस रीजन यू विल कैरी द एक्स्ट्रा मंथ्स फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। कहाँ से कैरी करेंगे फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। जो भी एक्स्ट्रा मंथ्स हैं, जो भी शॉर्टफॉल मंथ्स हैं, वो कहाँ से कैरी होंगे प्रीवियस मंथ से, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से, ठीक है। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर लेस देन 12 मंथ्स का है,
लेकिन HMRC क्या कहता है कि नहीं, आपके जितने भी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है वो 12 मंथ्स के होने चाहिए। सो इट मीन्स मैं कुछ मंथ से शॉर्ट पड़ रही हूँ, राइट। तो जो रिमेनिंग मंथ्स है ना, उसको मैं प्रीवियस वाले फाइनेंशियल ईयर से कैरी कर लूंगी, ताकि मैं अपने 12 मंथ्स को कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, सो ये फाइनेंशियल ईयर 6 मंथ्स का है। सो इट मीन्स मुझे इसको 12 मंथ्स के बराबर बनाना है, राइट। सो 12 मंथ्स को बराबर बनाने के लिए आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 6 मंथ्स। तो जो 6 मंथ्स है उन उसको मैं पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर से कैरी कर लूंगी। ठीक है, तो ये 60,000 तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन ये 6 मंथ्स का प्रॉफिट है। अब मुझे इसको 12 मंथ्स के बराबर बनाना है ना, सो आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 6 मंथ्स। सो उन 6 मंथ्स को मैं पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर से कैरी कर लूंगी। तो पिछला वाला फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट देखें कितना है, 160 है। लेकिन मुझे पूरा 160 नहीं चाहिए, इसमें से बस मुझे 6 मंथ्स का प्रॉफिट चाहिए। सो इंटू 6/12, 80,000। ठीक है, तो एसेसेबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 17-18 का, 140,000। ठीक है, अब इसके बाद तो स्टेप वही सेम रहेंगे, एंडिंग डेट को देखेंगे इसके अगले फाइनेंशियल ईयर की, उसको देखते हुए डिसाइड कर लेंगे कौन से टैक्स से हमें फॉल कर रही है। तो इसके बाद वाला देखें, आखिरी जो फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, 30 जून 18। सो 30 जून 18 दिस विल फॉल इन द टैक्स ईयर ऑफ 18-19। assessable profit will be 100,000. ठीक है, so that was your case one where accounting period is less than 12 months। सही, अगर less than 12 months होगा तो मुझे इसको 12 months के बराबर बनाना पड़ेगा। जितने भी मंथ शॉर्टफॉल होंगे उसको प्रीवियस वाले फाइनेंशियल ईयर से कैरी कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा अब मुझे यहाँ पे ओवरलैपिंग प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। अब देखें जो 17-18 है उसमें मैंने कितने प्रॉफिट पे टैक्स पे करा है, 140 पे टैक्स पे करा है ना, 140 पर टैक्स पे करा है मैंने 17-18 में। जबकि मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट कितना था, 60,000 था, राइट। 60,000 था, मैंने तो 140 पे टैक्स पे कर दिया। सो इट मीन्स ओवरलैपिंग प्रॉफिट कितना है, 80,000 का। ठीक है, ओवरलैपिंग जो है ये 80,000 का है। सो कैन आई से कि इस 80,000 पे मैंने 2 बार टैक्स पे कर दिया। ठीक है, तो हमने पढ़ा था अगर हम प्रॉफिट पे 2 बार टैक्स पे कर देंगे तो उसको हम ओवरलैपिंग प्रॉफिट कहते हैं। ओके, तो ये तो बेसिकली यहाँ से जब हमने अकाउंटिंग डेट चेंज करी वहां से ऑनवर्ड्स का ओवरलैपिंग प्रॉफिट है। लेकिन देखिए एक और ओवरलैपिंग प्रॉफिट यहाँ पर आएगा। बिजनेस देखिए हमने स्टार्टिंग से करा था ना, कि बिजनेस जब जहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पर भी तो ओवरलैपिंग एक प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो वो किस तरह से निकलेगा, 30,000। ठीक है, पहले वाले टैक्स ईयर का प्रॉफिट था, इसमें ऐड कर देंगे सेकेंड वाले टैक्स ईयर का प्रॉफिट 120,000। टोटल कितना हो जाएगा, 150। इसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट। तो पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट कितना है, 120,000। ओवरलैपिंग आ जाएगा 30,000। ठीक है, पहले से ओवरलैपिंग 30 था, अब जब मैंने फाइनेंशियल ईयर जो है चेंज करा तो कितना है, 80,000। तो टोटल कितना हो जाएगा ओवरलैपिंग प्रॉफिट, 80 में 30 को ऐड कर दें, 1,10,000। ठीक है, दैट इज योर ओवरलैपिंग प्रॉफिट। अच्छा, इसी के अंदर मुझे एक पॉइंट डिस्कस करना है। पहले मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि है क्या ये। Just make a note that if the trading profit is increasing in every financial year, then the assessable profit of the tax year in which accounting date is changed, accounting date has been changed, will be lower, and vice versa.
अच्छा, ये पॉइंट भी काफ़ी एग्जामिन हो जाता है। ठीक है, समटाइम्स वो आपसे पूछ लेते हैं कि अगर हम अपनी अकाउंटिंग डेट चेंज कर रहे हैं ना, तो इसका आपके एसेसेबल प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्या पूछ लेते हैं कि अगर हम अकाउंटिंग डेट चेंज कर रहे हैं तो इसका एसेसेबल प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम उसको बताएंगे कि देयर आर टू इम्पैक्ट्स। ठीक है, कि अगर मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होगा तो फिर मेरा एसेसेबल प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है तो एसेसेबल प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि जब हम अकाउंटिंग डेट चेंज करते हैं तो और चेंज करने के बाद मेरा जो अब अकाउंटिंग पीरियड है वो लेस देन 12 मंथ्स है। तो इस केस में हम क्या कर रहे थे कि जितने भी मंथ्स शॉर्टफॉल थे ना, उसको हम रिमेनिंग जो मंथ्स थे, जो शॉर्टफॉल मंथ्स थे, उसको हम प्रीवियस वाले फाइनेंशियल ईयर से कैरी कर रहे थे, राइट, प्रीवियस वाले फाइनेंशियल ईयर से। तो रूल क्या कहता है कि जो भी मंथ शॉर्टफॉल होता है ना, वो रिमेनिंग मंथ्स को आप प्रीवियस वाले फाइनेंशियल ईयर से कैरी करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वाले फाइनेंशियल ईयर से। तो अगर ये केस है कि मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, देखिए 2019 का प्रॉफिट था मेरा 20,000, 20 का मेरा हो गया 25,000, 21 का मेरा हो गया 30,000। अच्छा, अब देखिए मैं चेंज पता है कब कर रही हूँ अकाउंटिंग डेट। लेट सपोज मैं 2020 के अंदर अपना अकाउंटिंग पीरियड चेंज कर रही हूँ और मेरा नया अकाउंटिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ्स है। तो अब मुझे क्या करना होगा, जितने मंथ शॉर्टफॉल है उसको प्रीवियस वाले फाइनेंशियल ईयर से कैरी करूंगा ना, इससे 20,000 से। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, देखिए ट्रेडिंग प्रॉफिट तो बढ़ रहा है ना हर साल। 20 था, फिर 25 हो गया, फिर 30 हो गया। ठीक है, लेकिन कहना है से कि मुझे तो अपने जो जितने भी मंथ शॉर्टफॉल है वो तो मैं प्रीवियस वाले फाइनेंशियल ईयर से कैरी करूंगी, यहाँ से 19 से। सो कहना है से कि जो मेरा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है दैट विल बी लेस, राइट, एज कंपेयर टू द नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट। राइट, देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर 2019 है, इसका प्रॉफिट कितना है 20,000। सो दिस इज लेस एज कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट ईयर, राइट। So it means when I will carry the months from the previous year where my profits are low, so I will carry less profit, right? I will carry less profit. So therefore my assessable profit will also be less. कम प्रॉफिट कैरी करूंगी ना मैं। अब देखिए 19 का तो प्रॉफिट कम है, यहाँ से मैं प्रॉफिट को कैरी करूंगी ना, तो कम कम प्रॉफिट को कैरी करूंगी तो मेरा एसेसेबल प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, राइट। सो इट मीन्स जब भी अकाउंटिंग डेट चेंज करते हैं और लेस देन 12 मंथ्स की होती है, तो अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा होगा ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, तो मेरा फिर एसेसेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा उस साल का। ठीक है, मैंने प्रूव कर दिया ये पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, एंड वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर तो प्रॉफिट बढ़ रहा था, हो सकता है मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा। जैसे यहाँ पर मेरा 20 है, फिर मेरा प्रॉफिट 15 पे आ गया, फिर 10 पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा देखें, 2020 के अंदर मैं अपनी अकाउंटिंग डेट चेंज कर रही हूँ, लेस देन 12 मंथ्स की है। जितने मंथ्स शॉर्टफॉल होंगे प्रीवियस वाले फाइनेंशियल ईयर से कैरी करूंगी ना, 19 से कैरी करूंगी। 19 का प्रॉफिट ज्यादा है एज कम्पेयर टू 20 प्रॉफिट, तो इट मीन्स मैं ज्यादा प्रॉफिट कैरी करूंगी, ज्यादा प्रॉफिट कैरी करूंगी तो मेरा एसेसेबल प्रॉफिट भी ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वो एग्जाम में आपसे पूछते हैं ना कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग डेट ऑन योर एसेसेबल प्रॉफिट, तो आप उसको ये बताएंगे कि जब ट्रेडिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होगा तो एसेसेबल प्रॉफिट उस टैक्स ईयर का कम होगा, और जब ट्रेडिंग प्रॉफिट मेरा डिक्रीज हो रहा होगा तो एसेसेबल प्रॉफिट मेरा ज्यादा होगा। दोनों पॉइंट्स इसको एक्सप्लेन करेंगे हम इसको। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हमें इसका लास्ट केस डिस्कस करना है वेयर यू आर चेंजिंग योर अकाउंटिंग डेट एंड नाउ द न्यू अकाउंटिंग पीरियड इज मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, तो ये हमें अब डिस्कस करना है। सो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। ठीक है, सो इट सेज मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st of January 14 till 30th of September 14, profit is 110. Okay, then 1st October 14 till 30th September 15, profit is 90. Then 1st October 15 till 30th of September 16, profit is 90.
1st October 16 till 30th of September 17 प्रॉफिट इज 60। फिर उसके बाद देखें 1st October 17 से लेके 31st December 18 प्रॉफिट इज 75,000। यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड चेंज कर रहे हैं हम अपना, राइट। ठीक है, अब उसके बाद जो है अगला जो है दैट इज 1st Jan 19 till 31st December 19। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिक्वायरमेंट तो वही सेम ही है। ठीक है, अच्छा अब पहले तो मुझे वही बेसिस पीरियड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर हम देखते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड चेंज होगा तो इधर क्या होगा। तो यहाँ पर देखें कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1st January 14 से लेके 30th September 14 तक। सो इट मीन्स माई फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज ऑफ हाउ मेनी मंथ्स, 9 मंथ्स, राइट। 9 मंथ्स हो जाएंगे। तो कौन सा वाला केस अप्लाई होगा, केस 3 अप्लाई हो जाएगा, राइट। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर लेस देन 12 मंथ्स का है और इसमें मंथ ऑफ अप्रैल भी आ रहा है, राइट। सो दिस इज केस नंबर 3। सो पहले स्टेप में क्या करते हैं हम, स्टार्टिंग डेट से जाएंगे टिल द नियरेस्ट टैक्स ईयर। स्टार्टिंग डेट इज 1st January 14 से लेके नियरेस्ट टैक्स ईयर तक 5th of April 14 तक। सो दिस इज द टैक्स ईयर ऑफ 13-14। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मंथ्स होते हैं। सो 110,000 इंटू 3/9, राइट। पहला फाइनेंशियल ईयर 9 मंथ्स का है। This will be 36667। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम एंडिंग डेट से 12 मंथ्स बैक नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर लेस देन 12 मंथ्स का है। तो अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग डेट से 12 मंथ्स फॉरवर्ड जाएंगे। स्टार्टिंग डेट से 12 मंथ्स फॉरवर्ड। सो 1st January 14 से हम 12 मंथ्स फॉरवर्ड जाएंगे। सो टिल 31st December 14 12 मंथ्स। अच्छा अब अगेन यहाँ पर मसला आ जाएगा। देखें अब ये जो 110,000 है ना, ये कितने मंथ्स का प्रॉफिट है, 9 मंथ्स का। मुझे तो 12 मंथ्स फॉरवर्ड जाना है। सो जितने भी मंथ शॉर्टफॉल है उसको अगले वाले फाइनेंशियल ईयर से कैरी कर लेंगे, राइट। सो अगले वाले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट कितना है, 90,000। लेकिन मुझे पूरा 90,000 का प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे इसमें से बस 3 मंथ्स का प्रॉफिट चाहिए, राइट, ताकि मैं इसको 12 मंथ्स का बना दूं। सो दैट विल बी 22,500। तो एसेसेबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 132,500। अच्छा अब टैक्स ईयर भी डिसाइड कर लेते हैं। एंडिंग डेट को देखते हुए टैक्स ईयर डिसाइड होगा ना। एंडिंग डेट क्या है, 31st December 14। सो दिस विल फॉल इन द टैक्स ईयर ऑफ 14-15। सो 14-15 का एसेसेबल प्रॉफिट कितना हो गया, 132,500। अच्छा अब यहीं पे इसी का ओवरलैपिंग प्रॉफिट भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है, सो फर्स्ट टैक्स ईयर का प्रॉफिट है 36,667। then you will add the profit of second tax year which is 132,500, right. Total profit will be 169,167। ठीक है, अच्छा अब इसमें से माइनस कर देंगे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट विच इज 110,000। तो ओवरलैपिंग आपका प्रॉफिट आ जाएगा 59,167। अच्छा ओवरलैपिंग मंथ्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये जो 36,667 आ रहा है एसेसेबल प्रॉफिट, ये कितने मंथ्स का प्रॉफिट था, 3 मंथ्स का था ना। ठीक है, और फिर अब जो ये 132,500 का एसेसेबल प्रॉफिट आ रहा है, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ 12 मंथ्स। So in total this 169,167 this is the profit of 15 months। जबकि मेरा पहला जो फाइनेंशियल ईयर था वो कितने मंथ्स का था, 9 मंथ्स का था। So 6 months are overlapping months। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा, जो 6 मंथ्स का ओवरलैपिंग प्रॉफिट है वो कितना है, 59,167, राइट। This is 6 months overlapping profit, right, 59,167। okay, अच्छा अब तो इसके बाद तो आसान हो जाएगा, राइट। बस एंडिंग डेट को देखेंगे, डिसाइड कर लेंगे कौन सी टैक्स ईयर में फॉल कर रही है। एंडिंग डेट देखें अगले वाले फाइनेंशियल ईयर की 30th September 15 है। दिस विल फॉल इन द टैक्स ईयर ऑफ 15-16। एसेसेबल प्रॉफिट विल बी 90,000। फिर उसके बाद अगला देखें 30th September 16
90,000. This will fall in the tax year of 16, 17. Profit is 90,000. Then 30th September 17. So this will fall in the tax year of 17, 18, right? So profit is 60,000. 17, 18. Profit is 60,000. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद देखें अकाउंटिंग डेट चेंज हो रही है आपकी, राइट? अब क्या हो रही है? 31 दिसंबर 18 हो रही है. तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 18 तक कितने मंथ्स होंगे? 15 मंथ्स हो जाएंगे. 15 मंथ्स है, राइट? अच्छा, तो इट मीन्स मैं अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर रही हूँ और अब जो मेरा नया फाइनेंशियल ईयर है दैट इज मोर देन 12 मंथ्स, राइट? 15 मंथ्स का है. ठीक है. अच्छा, ये जो 75,000 का प्रॉफिट है ना, ये कितने मंथ्स का प्रॉफिट है? 15 मंथ्स का प्रॉफिट है, राइट? 15 मंथ्स का प्रॉफिट है. अच्छा, अब अगेन यहाँ पर मसला आ जाएगा. आपके और HMRC के बीच में जो डिसाइड हुआ था ना कि अब जो भी अपकमिंग मंथ्स होंगे उसका फाइनेंशियल ईयर जो है वो 12 मंथ्स का होना चाहिए. तो अगेन प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे. ठीक है, उन्होंने तो कहा था ना कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर का आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए, एसेसेबल प्रॉफिट होना चाहिए, वो 12 मंथ्स का होना चाहिए. तो यहाँ पर तो मसला आ गया. ठीक है, तो अब इस सिचुएशन के अंदर HMRC आपसे क्या कहेगा कि अगेन आप इसको 12 मंथ्स के बराबर बनाएं. 12 मंथ्स के बराबर बनाएं इस प्रॉफिट को. ये तो 15 मंथ्स का प्रॉफिट है ना. आपके उनके बीच में जो डिसाइड हुआ था कि अब जो भी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर होगा उसका एसेसेबल प्रॉफिट जो है वो 12 मंथ्स का होगा, राइट? वो तो आपका 12 मंथ्स का होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर. यहाँ पर तो मसला आ गया ना, ये 15 मंथ्स का है. तो अब वो कहेंगे कि जो एक्सेस मंथ्स है ना उसमें से आप ओवरलैपिंग प्रॉफिट माइनस कर दें. ठीक है, कहेंगे इसको 12 मंथ्स के बराबर बनाएं आप. जैसे पहले वाले उसमें भी ये कर रहे थे, 12 मंथ्स के बराबर बना रहे थे. यहाँ पर भी मुझे इसको 12 मंथ्स के बराबर ही बनाने. अब किस तरह से बराबर बनाएंगे? 15 को 12 में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? 3 मंथ्स माइनस करेंगे ना. अब तो 3 मंथ्स का क्या माइनस करेंगे? ओवरलैपिंग प्रॉफिट माइनस कर देंगे. ठीक है, तो नया फाइनेंशियल ईयर 15 मंथ्स का है, मुझे इसको रिड्यूस करके 12 मंथ्स पे लाना है. ठीक है, तो इट मींस मुझे इसमें से 3 मंथ्स का ओवरलैपिंग प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा. जैसे ही मैं इसमें से 3 मंथ्स का ओवरलैपिंग प्रॉफिट माइनस करूंगी ना, ये 12 मंथ्स का बन जाएगा. ठीक है, तो बस सिंपल है. यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 75,000 आ रहा है ना. अच्छा, पहले तो ये देखिए कौन सा टैक्स ईयर में फॉल करेगा. एंडिंग डेट 31 दिसंबर 18. 31 दिसंबर 18. So this will fall in the tax year of 18-19. So 18-19 के अंदर जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है ना 75,000 का, कितने मंथ्स का प्रॉफिट है? 15 मंथ्स के. मुझे इसको रिड्यूस करके 12 मंथ्स का बनाना है. 12 मंथ्स का. तो 12 मंथ्स का किस तरह से बनाएंगे? इसमें से 3 मंथ्स का ओवरलैपिंग प्रॉफिट माइनस कर देंगे. क्या माइनस करेंगे? 3 मंथ्स का ओवरलैपिंग प्रॉफिट. ऊपर ओवरलैपिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर आए थे ना, कितना आ रहा था ओवरलैपिंग प्रॉफिट? 59167. लेकिन ये तो 6 मंथ्स का प्रॉफिट है. 6 मंथ्स का, राइट? मुझे 3 मंथ्स का चाहिए, वो इजीली निकल जाएगा. कैसे करेंगे? देखिए 59167 इंटू 3/6, राइट? इंटू 3/6 कितना आ जाएगा? बस माइनस कर दें इसको. दिस विल बी 29584. माइनस कर देंगे तो आपका 18-19 का एसेसेबल प्रॉफिट आ जाएगा, which will be 45417. ठीक है, तो जब भी अकाउंटिंग पीरियड आपका नया वाला 12 मंथ से ज़्यादा होगा तो जितने भी एक्सेस मंथ्स है ना माइनस उसमें से क्या कर देंगे? ओवरलैपिंग उतने मंथ्स का प्रॉफिट माइनस कर देंगे ओवरलैपिंग प्रॉफिट. ठीक है, मुझे इसको 12 मंथ्स के बराबर बनाना है ना. तो जितने भी एक्सेस मंथ्स होंगे ना 12 मंथ से जितने भी एक्सेस होंगे उतने मंथ्स का ओवरलैपिंग प्रॉफिट माइनस कर देंगे. दैट्स इट. अच्छा, उसके बाद तो वही स्टोरी सेम है. एंडिंग डेट को देखेंगे फाइनेंशियल ईयर की और उसके देखते हुए टैक्स ईयर डिसाइड कर लेंगे, एसेसेबल प्रॉफिट आ जाएगा. ओके, सो दैट्स ऑल वी हैव फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ बेसिस पीरियड. ठीक है, हमने इसके अंदर तीनों एरियाज कवर कर लिए. स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस, क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस एंड चेंज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. ओके.